हाँ जी, तो करें स्टार्ट। वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क की सीरीज में। और आज हम OAuth 2.0 के बारे में समझने वाले हैं। अगेन अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन में साइन इन विद गूगल देखा होगा ना, तो आपको पता होगा कि OAuth क्या होता है। आज हम अपनी एप्लीकेशन में वही करेंगे। हम किसी भी यूजर को साइन इन विद गूगल करने की अपॉर्चुनिटी देंगे और समझेंगे कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस अंदर से काम कैसे करता है। ठीक है। और एक और अनाउंसमेंट है मेरे पास, हमारे चैनल पे मेंबर्स ओनली हमने ऑन कर दिया है। तो अगर आपने वो बाय नहीं किया तो प्लीज जाकर के आप बाय कर सकते हो। 59 रुपीज के अंदर मेंबरशिप मिलती है आपको हमारे चैनल की, जिसमें आपको मेंबर्स ओनली वीडियोस दिखने वाली है, जिसके बारे में हमने बात की थी कि हम बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लेके आने वाले हैं। इनफैक्ट इस स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीरीज खत्म होने के बाद जो हम एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट करने वाले हैं वो भी मेंबर्स ओनली पे आएगा। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आने वाले हैं, बहुत सारे लाइव वीडियोज आपके लिए आने वाली है, और भी बहुत सारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज जो आपको इंटरव्यू के लिए रेडी करेगी। तो अगर आपने वो बाय नहीं किया है तो ज्वाइन बटन नीचे आपको दिख रहा होगा, आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो। और हम चलते हैं अपने ऑथेंटिकेशन को समझने के लिए फटाफट स्क्रीन पे। हाँ जी। तो अभी तक ना हमने अपनी जो एप्लीकेशन बनाई थी वो कुछ इस तरह थी कि हमारे पास था एक क्लाइंट। ठीक है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता था हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के सर्वर को, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ सर्वर। तो अभी तक ऐसा होता था राइट कि पहली बार जब रिक्वेस्ट जाती थी, मान लो पहली रिक्वेस्ट जाएगी हमारी हमेशा लॉगिन की। राइट, आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजोगे हमारा स्प्रिंग बूट से अपने आप लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर देता था। ये हमने अपने JWT वगैरह की वीडियोस में भी देखा था, है ना। इसके बाद हमें सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, राइट। और रिस्पॉन्स में हमें एक टोकन दे देगा, राइट। अगर हम स्टेटलेस आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, अगर हम स्टेटफुल की बात करेंगे तो वो हमें एक सेशन आईडी दे देगा, ये सब हमें पता है। और जब हम पहली बार लॉगिन रिक्वेस्ट भेजते हैं हम यूजर नेम और पासवर्ड साथ में भेजते थे, है ना। ये फर्स्ट टाइम का सिचुएशन थी। उसके बाद सेकंड टाइम सिचुएशन के लिए जब भी हम यूजर को रिक्वेस्ट करेंगे, लेट्स से इस बार हम अपनी प्रोफाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, है ना। तो हम साथ में अपना जो यूजर ने हमें टोकन भेजा था, सॉरी सर्वर ने हमें जो टोकन भेजा था वो साथ में भेजेंगे इन हेडर्स, है ना। इसके बाद सर्वर हमें पहचान जाएगा कि हाँ भाई इसको तो मैं जानता हूँ पहले से, मुझे दोबारा साइन अप करने की जरूरत नहीं है। और सर्वर हमें जो भी इसका रिस्पॉन्स होगा वो देता होगा, है ना। और जनरली हम यहाँ पे टोकन्स में कौन से टोकन्स यूज करते थे, हम करते थे JWT टोकन्स को यूज। JWT टोकन्स, यस, है ना। और यहाँ पे भी जब हम रिटर्न करेंगे तो एक JWT टोकन एज हेडर रिटर्न कर देंगे। और आपको पता है हम JWT को बियरर की फॉर्म में रिटर्न करते थे हेडर्स पे, राइट। अब अगर एक स्टेटफुल आर्किटेक्चर होता तो JWT की जगह सेशन आईडी चली जाती, दैट्स इट, हमारी कुकीज में सेट हो जाती। और जब हम क्लाइंट सर्वर दोबारा कॉल करते हम उस सेशन आईडी को लेके जाते और सर्वर हमारे लिए ऑथेंटिकेशन के लिए एक मैपिंग करके रखता। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने स्टेटफुल आर्किटेक्चर पे। अगर हम स्टेटलेस की बात करेंगे तो वो हमें एक JWT टोकन देगा, और जब भी हम हेडर्स में JWT वापस लेके जाएंगे सर्वर हमारे लिए ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, है ना। ये पूरा आर्किटेक्चर हम अभी तक ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन इन सब में कॉमन चीज आपको पता है क्या है, हम यूजर का ऑथेंटिकेशन अपने प्लेटफॉर्म पे खुद से हैंडल कर रहे हैं, है ना। हम यूजर को साइन अप जब करवाते हैं तो यूजर की जो भी हम डिटेल्स कलेक्ट करते हैं वो खुद से कलेक्ट करते हैं, अपने डेटाबेस में डालते हैं, और तब जाके हमारा यूजर हमारे प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पाता है ना। पर कितने वेबसाइट पे आपने लॉग इन विद गूगल देखा होगा, है ना, देखा होगा। अब लॉग इन विद गूगल का मतलब बहुत सिंपल है कि आप डायरेक्टली हमको लॉग इन मत करो, आप डायरेक्टली हम पे साइन अप मत करो हमारी एप्लीकेशन पे, आप गूगल से लॉग इन कर लो। हम जो भी आपकी डिटेल्स है वो गूगल के थ्रू हम कलेक्ट कर लेंगे, राइट। सबसे पहले कोई भी यूजर ये क्यों करना चाहेगा, एक तो है कंफर्ट, है ना। ज़्यादातर जो लोग अपने ब्राउजर्स में आपकी वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं उनके सब में गूगल लॉगिन रहता है, राइट। तो उनके लिए बहुत ईजी रहता है कि वो सीधा साइन अप विद गूगल करते हैं, उन्हें कोई पासवर्ड वगैरह डालना नहीं पड़ता और सारी चीज़ें उनके लिए वहाँ हो जाती है। दूसरा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी कई बार कोई यूजर नहीं चाहता कि हर वेबसाइट पे अपनी डिटेल्स को शेयर करना, राइट। तो वो सीधा कहता है कि भाई लॉग इन विद गूगल, जो भी छोटी मोटी डिटेल्स मुझे गूगल से ले लेना, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लॉग इन विद गूगल हमें ला करके देता है। और आज हम अपनी एप्लीकेशन में इसी को इंटीग्रेट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये काम कैसे करती है। ठीक है। अब ये लॉग इन विद गूगल हम बनाएंगे कैसे, क्या कुछ ऐसा होता होगा क्या कि हम लेट्स से एक एंड पॉइंट बनाते होंगे, लेट्स से पोस्ट एंड पॉइंट कि लेट्स से स्लैश लॉग इन विद गूगल, ऐसे करके हमने एंड पॉइंट बना दिया और हमने यूज़र को बोला अपना जो गूगल का ईमेल है और गूगल का पासवर्ड है वो मुझे शेयर कर दे और मैं जा करके तेरे लिए लॉग इन कर दूंगा। आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ऑब्वियसली कोई आपको अपने गूगल का आईडी पासवर्ड क्यों देगा। अगर किसी ने आपको गूगल का आईडी पासवर्ड दे दिया तो आप तो उसका कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, उसका गूगल ड्राइव एक्सेस कर सकते हो, गूगल फोटोज एक्सेस कर सकते हो, कैलेंडर एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली उसकी गूगल की सारी डिटेल्स को आप एक्सेस कर पाओगे। कोई भी ये डिटेल आपके लिए शेयर नहीं करेगा और ना ही आपको ये आस्क करनी चाहिए, है ना। ओके, तो क्या करना चाहिए, तो ये तो हो गई देखो पहली प्रॉब्लम, लॉग इन विद गूगल। इसके अलावा ना मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि कोई एप्लीकेशन ना आपसे गूगल की कुछ डिटेल्स मांगती है। तो एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मैं एक कोडर आर्मी की ऐप बना रहा हूँ और उस ऐप को मैं बोलता हूँ प्रोडक्टिविटी ऐप, ठीक है, प्रोडक्टिविटी ऐप।
और इस ऐप का पर्पस क्या है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, है ना। तो अगर मैं आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहता हूँ ना, मुझे आपके गूगल कैलेंडर का एक्सेस चाहिए। अगर मुझे आपके गूगल कैलेंडर का एक्सेस मिलेगा तो उससे मैं रीड कर पाऊंगा कि आप किस दिन फ्री रहते हो, आपके लिए टाइमलाइन सेट कर पाऊंगा वगैरह वगैरह, है ना। तो मेरे प्रोडक्टिविटी ऐप को गूगल कैलेंडर की रिक्वायरमेंट है, सिंपल। तो मैं आपसे आपके गूगल कैलेंडर की डिटेल कैसे मांग सकता हूँ? क्या मैं इस तरीके से मांग सकता हूँ कि लेट से आप एज अ यूज़र आए मेरे प्लेटफॉर्म पे, तो मान लो ये है मेरी कोडर आर्मी ऐप, जिसमें मैं प्रोडक्टिविटी ऐप बोलता हूँ इसको, प्रोडक्टिविटी ऐप, ठीक है। तो अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए और मुझे अगर एक्सेस चाहिए लेट से किसका, आपके गूगल कैलेंडर का, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हाँ, गूगल कैलेंडर। तो कुछ ऐसा तो होगा नहीं कि मैं आपसे कहूँगा अपना गूगल का यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे मेरे को दे दो और मैं आपके लिए साइन अप कर लूँगा और आपकी जो भी गूगल कैलेंडर की इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस कर लूँगा। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इससे तो मैं सब कुछ एक्सेस कर सकता हूँ अगर आपने मुझे आईडी पासवर्ड ही दे दिया, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी सिचुएशन आती है कि हम किसी भी गूगल की डिटेल्स को एक यूज़र की कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें देखी, एक तो लॉग इन विद गूगल। लॉग इन विद गूगल आपको सीधा सीधा कह रहा है कि हम चाहते हैं कि गूगल हेल्प करे यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए, है ना। तो गूगल हमारे लिए ऑथेंटिकेट करके हमें बता दे कि भाई ये यूज़र को मैंने ऑथेंटिकेट कर लिया और ये इसकी डिटेल्स, राइट। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ये जो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करी, हम चाहते हैं कि गूगल हमें ऑथोराइज करे ताकि हम उस यूज़र की डिटेल्स, जैसे कि उसके गूगल कैलेंडर की डिटेल को एक्सेस कर पाएं, है ना। तो एक बार हम चाहते हैं ऑथेंटिकेट करे गूगल हमारे लिए, एक बार हम चाहते हैं गूगल हमें ऑथोराइज करे, हमें मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी ऐप को, है ना, जो हमने एप्लीकेशन बनाई है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, इसको ऑथोराइज करे ताकि हम गूगल कैलेंडर की डिटेल्स रीड कर पाएं इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए, है ना, राइट। और हमारा जो यूज़र है वो ऑब्वियसली बहुत सेफ खेलना चाहता है, वो ना तो हमें कोई आईडी पासवर्ड शेयर करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ताकि हमें अनलिमिटेड एक्सेस ना मिल जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं वो गूगल पे ट्रस्ट करता है और उसको पता है कि मैं इनको सारे एक्सेस नहीं दे सकता, तो हमें कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए कि यूज़र से हम कंसेंट ले कि हम यही डिटेल्स आपकी कलेक्ट करने वाले हैं। यूज़र जब हमें कंसेंट दे देगा तो गूगल हमें वही डिटेल्स ला के दे सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं OAuth 2 को, ओके। अब देखते हैं हम कि OAuth हमारे लिए ये पूरा काम कैसे आसान करता है। जो हमने ऊपर फ्लो देखा, एक तो ये प्रोडक्टिविटी ऐप वाला, ऑथराइजेशन वाला, और एक लॉग इन विद गूगल ऑथेंटिकेशन वाला, ये OAuth हमारे लिए कैसे आसान करता है, ठीक है, ओके। सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक यूज़र होगा, राइट, और हम यूज़र से चाहते हैं कि वो हमें अपने गूगल कैलेंडर को एक्सेस करने दे, राइट। तो वो फ्लो कैसा होता होगा, सबसे पहले यूज़र गूगल के पास जाता होगा, तो लेट्स से गूगल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और वहाँ पे अपना कंसेंट देता होगा, राइट। कंसेंट मतलब वो जैसे कुछ ऐसा कह सकता है कि आई अलाउ कोडर आर्मी टू एक्सेस माई कैलेंडर, कुछ ऐसे ही होगा, है ना, कैलेंडर। ये एक्सेस कौन दिया, ये एक्सेस यूज़र ने दिया अपने गूगल पे जाकर के कि मैं अलाउ कर रहा हूँ कोडर आर्मी को कि वो मेरे कैलेंडर को एक्सेस कर सकते हैं। अब गूगल क्या कर सकता है, गूगल हमें एक टोकन का एक्सेस दे सकता है, हमें मतलब हमारी एप्लीकेशन को, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि गूगल गिव्स कोडर आर्मी, या हमारी जो प्रोडक्टिविटी ऐप है, टोकन, है ना। अब उसने हमें ला करके दे दिया एक टोकन, बहुत बढ़िया। अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो उस टोकन को यूज करेगी उसके कैलेंडर को एक्सेस करने के लिए, तो इट्स लाइक अ JWT टोकन, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ हमारी प्रोडक्टिविटी ऐप यूजेस दैट टोकन, दैट्स इट, है ना। वो उस टोकन को यूज करेगी और टोकन को यूज करके क्या करेगी, टोकन को यूज करके गूगल के कैलेंडर API को एक्सेस कर पाएगी, कुछ ऐसे, राइट। तो ये पूरा का पूरा फ्लो होता होगा हमारे पास। ये अभी एक हम कंसेप्चुअल लेवल में समझ रहे हैं, अभी डेप्थ में जाएंगे कि हर चीज़ कैसे होती है, पर काम तो यही होगा कि यूज़र पहले गूगल को बोल देगा कि मैं कंसेंट देता हूँ कि ये मेरे कैलेंडर को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपने देखा ही होगा किसी भी एप्लीकेशन में जब आप जाते हो और वो आपसे कुछ डिटेल्स कलेक्ट करता है जो आपके गूगल के पास होती है, तो आपके पास एक कंसेंट फॉर्म खुलता है और आपको बोलना पड़ता है कि हाँ भाई मैं अलाउ करता हूँ, बेसिकली टिक मार्क करने पड़ते हैं। एक बार आपने अलाउ कर दिया, गूगल क्या करेगा, अंदर से हमें एक टोकन जारी कर सकता है, उस टोकन को यूज करके हम आपके कैलेंडर को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो ये है पूरा का पूरा कंसेप्चुअली ओवरव्यू, और हम देखेंगे ये काम कैसे करता है। सबसे पहले यहाँ पे हमें 4 कीवर्ड्स के बारे में पढ़ना है, राइट, और वो 4 कीवर्ड्स डिफाइन करेंगे इस पूरे इंटरेक्शन को। अब वो 4 कीवर्ड्स क्या है, बहुत आसान है। सबसे पहले होता है हमारे पास एक रिसोर्स ऑनर, रिसोर्स ऑनर। अब ये रिसोर्स ऑनर कौन होता है, रिसोर्स ऑनर हमारा यूजर होता है, एक्चुअली जो रिसोर्स को ओन करता है ना। अब यहाँ पे रिसोर्स क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपका गूगल कैलेंडर आपकी रिसोर्स है, राइट। एज अ यूजर सोचो, एक आपके पास एक गूगल कैलेंडर है, राइट, वो आपकी रिसोर्स है और आप उसके ओनर हो, तो आप रिसोर्स ओनर कहलाओगे, है ना। तो ये पहला कीवर्ड हो गया। दूसरा कीवर्ड होता है हमारे पास क्लाइंट। इस केस में क्लाइंट हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन होती है, राइट। तो अब मैं लिख सकता हूँ हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्लाइंट है,
राइट। तो क्लाइंट से ना लोग कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लाइंट का मतलब हमेशा ब्राउजर होगा, बिल्कुल नहीं। क्लाइंट का मतलब होता है जो भी एक रिक्वेस्ट करता है किसी को, राइट। इस केस में, राइट, अगर आप देखो इस केस में यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्टिविटी ऐप या कोडर आर्मी ऐप है, स्प्रिंग बूट ऐप है, वो गूगल कैलेंडर को रिक्वेस्ट कर रही है, राइट। वो कोई इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प करना चाहती है, तो वो केस में क्लाइंट हो गया। इसके अलावा हमें दो टर्म्स और चाहिए। एक है आपका ऑथोराइजेशन सर्वर। अब ऑथोराइजेशन सर्वर क्या होता है? जो बेसिकली आपको ये करने के लिए ऑथोराइज करेगा, यानी कि यहाँ पे गूगल आपका ऑथोराइजेशन सर्वर हो गया, है ना। या फिर मैं देखता हूँ गूगल का ऑथ सिस्टम, तो गूगल का एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम होगा, वो ही आपको ऑथोराइज करेगा, राइट। और फाइनली हमारे पास होता है रिसोर्स सर्वर। अब रिसोर्स सर्वर मतलब वो एग्जैक्ट लोकेशन या वो सर्वर जहां पे जिस रिसोर्स को आप एक्सेस करना चाहते हो वो पढ़िए, यानी कि ये हो सकती है आपकी गूगल कैलेंडर की एपीआई, राइट। तो गूगल कैलेंडर एपीआई लिख सकता हूं मैं। तो अगर मैं इन चारों को ना एक डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्रेस करूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा कि देखो हमारे पास आएगा एक यूजर लिखते हैं इसको, ठीक है, कुछ ऐसे। वो लेट से आता है हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन पे, और हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का आपको नाम पता है, प्रोडक्टिविटी ऐप है, कुछ ऐसे, ठीक है। हम कहते हैं भाई गूगल से साइन अप करो, तो हमें पता है सबसे पहले लिखते रहते हैं यूजर क्या है, रिसोर्स ओनर है, रिसोर्स को ओन करता है। हम क्या है, हम क्लाइंट है यहाँ पे हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। सबसे पहले यूजर क्या करेगा, कंसेंट देगा, है ना, कि मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्टिविटी ऐप मेरे कैलेंडर को एक्सेस कर पाए। तो मैं लेट से लिखता हूँ यहाँ पे गूगल का ऑथोराइजेशन सर्वर, लेट से ऐसे, है ना। ये ऑथोराइजेशन सर्वर है जो गूगल का है, यहाँ पे लिख भी देते हैं ये गूगल का है ऑथोराइजेशन सर्वर। कहीं ना कहीं पहले से आपने अपने गूगल पे साइन अप करके रखा होगा, राइट। अगर आप अपने ब्राउजर पे हो, आपने साइन अप करके रखा होगा, तभी तो आप परमिशन दे सकते हो। अगर आपने साइन अप नहीं किया होगा तो गूगल पहले आपको बोलेगा आप लॉग इन करो गूगल में, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लॉग इन प्लस कंसेंट के बारे में बात की जाती है। आपको लॉग इन कराता है गूगल और आपसे कंसेंट भरवाता है कि आप एक्सेस दे रहे हो ना इस प्रोडक्टिविटी ऐप को, जो भी वो मांग रहा है, राइट। एक बार आपने वो एक्सेस दे दिया तो ये जो ऑथराइजेशन सर्वर है ये क्या देगा हमें, ये ला करके देगा हमें एक टोकन, ठीक है। आप बियरर टोकन मान सकते हो इसको, और इस टोकन का यूज करके हम जाएंगे किसके पास, हम जाएंगे अपने रिसोर्स सर्वर के पास, जिसके पास बेसिकली वो रिसोर्स है, तो रिसोर्स सर्वर। और ये कौन है हमारा, ये मैं मान सकता हूँ गूगल की कैलेंडर एपीआई है, गूगल कैलेंडर एपीआई, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फ्लो होता है हमारे पास। अब आपके मन में आएगा भैया ये टोकन क्या होता है, जो हम टोकन यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने टोकन नहीं लिखा, तो एक्चुअली हम एक टोकन लेके जाएंगे रिसोर्स सर्वर के पास, और ये टोकन कहीं ना कहीं रिसोर्स सर्वर को ये बताएगा ना कि हमें अथॉरिटी है, हम ऑथोराइज्ड हैं इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, राइट। तो गूगल कैलेंडर एपीआई के पास इस टोकन को वैलिडेट करने का कोई तरीका होगा। अब ओ ऑथ में ये जो टोकन है ये एक JWT टोकन हो सकता है या नहीं भी हो सकता, राइट। अगर ये JWT टोकन हुआ तो आपको पता है हम यहाँ पे सिग्नेचर साथ में अटैच करके भेजेंगे, और रिसोर्स सर्वर के पास उस सिग्नेचर को वेरीफाई करने का तरीका होगा, है ना। ये टोकन हमें दिया किसने होगा, ऑब्वियसली ये भी गूगल ने दिया है। तो हमारा जो गूगल का ऑथराइजेशन सर्वर है वो टोकन को साइन करके भेजेगा, JWT टोकन को अगर ये है तो, और हमारा रिसोर्स सर्वर को वेरीफाई कर लेगा, और हम बस टोकन को इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे। इससे बस रिसोर्स सर्वर ये पता लगा सकता है कि अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे पास वो एक्सेस की अथॉरिटी है, राइट। ओके। इसके अलावा ये जो हमारा टोकन है ना, ये एक ओपेक टोकन भी हो सकता है। ओपेक टोकन मतलब हमने पढ़ा था ना, जिसकी कोई एज सच मतलब नहीं होता, हम उससे कोई चीजें निकाल नहीं पाते, हमें उसके लिए एक मैपिंग करनी पड़ती है कि फॉर दिस टोकन मैं यूजर को ये परमिशन दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता आप पहली वीडियो जाकर के देख के आ सकते हो कि ऑथेंटिकेशन टोकन या ओपेक टोकन क्या होते हैं, राइट। उससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। पर यहाँ पे मैंने इन जेनरिक टोकन लिख दिया, अब चाहे JWT हो चाहे JWT नहीं हो, हमें कोई OAuth 2 मैंडेट नहीं करता कि आपको JWT टोकन यूज करना ही पड़ेगा, राइट। ओके। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम समझ आया ना, तो एक बात और कर लेते हैं हम स्कोप की और कंसेंट की। अब देखो स्कोप क्या होता है, मैं बोल रहा हूं कि मुझे यहाँ पे ना अपनी प्रोडक्टिविटी ऐप को एक्सेस देना है कि वो गूगल कैलेंडर के रिसोर्सेज को रीड कर पाए, राइट। जो भी आपका बेसिकली गूगल कैलेंडर है उसको रीड कर पाए, तो मुझे अपनी ऐप को रीड एक्सेस देना है। जरूरी नहीं है कि मेरे को राइट एक्सेस चाहिए होगा, राइट। मुझे आपको गूगल कैलेंडर हो सकता है चेंज ना करना हो, मुझे बस आपके गूगल कैलेंडर का डेटा रीड करना हो, राइट। अब रीड करके मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प कर लूंगा, उसके हिसाब से मैं आपके लिए कुछ लेट्स से टाइम टेबल डिजाइन कर सकता हूँ। मेरी प्रोडक्टिविटी ऐप का वो काम है ना। तो मैं हो सकता है उसमें एडिट ना करूँ, बस उसमें रीड करना पसंद करूँ। तो यहां पे मेरा स्कोप क्या हो गया, मेरा स्कोप हो गया कि आई वॉन्ट टू रीड द डेटा फ्रॉम गूगल कैलेंडर, राइट। तो लेट से मैं लिख सकता हूं कैलेंडर डॉट रीड, मुझे सिर्फ रीड इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर मुझे राइट भी चाहिए होती तो कैलेंडर डॉट राइट लिख देता। कंसेप्चुअली आप समझो। तो स्कोप मतलब हर वो चीज जिसका हम एक्सेस लेना चाहते हैं गूगल से, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट्स से कैलेंडर डॉट रीड। और कंसेंट तो आपको पता ही है, जब हम कोई भी स्कोप की डिमांड करते हैं तो यूजर को एक कंसेंट फॉर्म मिलता है भरने के लिए, बेसिकली चेक पॉइंट्स मिलते हैं जिसमें कुछ ऐसा लिखा होता है लेट्स से
कोडर आर्मी ऐप या फिर प्रोडक्टिविटी ऐप लेट्स से वांट्स परमिशन टू, और जो भी हम परमिशन डिमांड कर रहे हैं वो यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा होगा। लेट्स से हमें चाहिए व्यू योर कैलेंडर, गूगल कैलेंडर, और सेकंड हो सकता है लेट्स से व्यू योर प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को गेट कर व्यू करनी है, व्यू योर प्रोफाइल, है ना। यहाँ पे व्यू योर गूगल कैलेंडर से बेटर होगा कि रीड गूगल कैलेंडर, है ना, रीड इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, एक कंसेंट फॉर्म रेडी करेगा। इस कंसेंट फॉर्म पे आप चाहो तो कंसेंट दे सकते हो, चाहे तो मना कर सकते हो। अगर आप मना करोगे तो प्रोडक्टिविटी ऐप को परमिशन नहीं मिलेगी आपके कैलेंडर को एक्सेस करने की, हो सकता है वो प्रॉपर्ली उससे काम ना कर पाए, पर कोई बात नहीं, आपके हाथ में कंट्रोल। अगर आपने एक्सेस दे दिया तो प्रोडक्टिविटी ऐप को एक टोकन मिल जाएगा ऑथराइजेशन सर्वर से, और इस टोकन का यूज करके वो रिसोर्स सर्वर के अंदर जाकर के साइन अप कर सकता है ना। तो अगर मैं अब फ्लो बताऊंगा क्लाइंट के पर्सपेक्टिव, और आपको पता है इस बार हमारा क्लाइंट कौन है, हमारा क्लाइंट है हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रोडक्टिविटी ऐप हमारा क्लाइंट है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्लाइंट है ये रिक्वेस्ट करेगा किससे, ऑथोराइजेशन सर्वर से, राइट, गूगल के ऑथोराइजेशन सर्वर से। ऑथ सर्वर लिख देता हूँ मैं, कैसे, सबसे पहले कुछ रिक्वेस्ट पे देगा, राइट। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं रिक्वेस्ट एक्सेस, हमारी जो क्लाइंट है वो एक्सेस रिक्वेस्ट करना चाहता है किस चीज़ का, लेट्स से गूगल कैलेंडर को रीड करने का। तो स्कोप हो गया कि कैलेंडर डॉट रीड, राइट, कुछ इस तरीके से वो एक्सेस लेना चाहता है। अब जब गूगल ऑथ सर्वर ये एक्सेस लेना चाहता है, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो यूज़र होगा, लेट्स से यूज़र को मैं इस बार यहाँ बनाता हूँ यूज़र को, वो गूगल ऑथ सर्वर उसे कंसेंट फॉर्म शो करेगा, कंसेंट। अगर यूज़र ने कंसेंट दे दिया कि हाँ भाई जो भी वो डिमांड कर रहा है मैं उसको कंसेंट देता हूँ, वो एक्सेस कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या करेगा, हमें एक टोकन जारी कर देगा, यानी कि हमें एक्सेस ग्रांट हो गया, है ना। और इस टोकन का यूज़ करके आप इजीली जा सकते हो किसके पास, आप जा सकते हो हमारे कैलेंडर के पास, जिसको बोलते हो रिसोर्स सर्वर, और ये आपको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ला के दे देगा, है ना। तो पूरा का पूरा फ्लो अब ये हो गया। ओके, अब ये जो टोकन की हम बात कर रहे हैं कि गूगल ने हमें एक टोकन ला करके दिया, है ना, इस टोकन के वजह से हम प्रोडक्टिविटी ऐप को बोल पाए कि अब जाके रिसोर्स सर्वर से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मांग लो। इस टोकन को हम जनरली बोलते हैं एक्सेस टोकन, राइट, क्योंकि ये टोकन हमें क्या करता है, एक्सेस ग्रांट करता है किसी भी रिसोर्स की, राइट। तो इसको हम एक्सेस टोकन बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया ये जो एक्सेस टोकन है ये चाहे तो JWT टोकन हो सकता है, चाहे तो ओपेक टोकन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी बात जो हमने अभी तक ऊपर करी ना, ये तो सेकंड प्रॉब्लम की बात थी कि अगर किसी को लेट से हमारी एप्लीकेशन को क्या चाहिए, हमारी प्रोडक्टिविटी ऐप है उसे गूगल कैलेंडर का एक्सेस चाहिए, यानी कि उसे ऑथोराइजेशन चाहिए। तो यहां तक तो हमने ये वाली बात की। पर जो हमारी पहली प्रॉब्लम थी लॉग इन विद गूगल, जिसमें हमारी जो प्रोडक्टिविटी ऐप है वो कहती है कि तुम गूगल से लॉग इन कर लो और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन वहां से कलेक्ट कर लूंगा, है ना, जो बेसिकली ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम थी, वो हमने कैसे सॉल्व करी। उसके लिए हमारे पास आता है ओपन आईडी कनेक्ट। अब देखो ये ना दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो ओपन आईडी कनेक्ट है ना, ये आपके लिए ऑथेंटिकेशन लेकर के आता है OAuth के ऊपर, राइट। तो अभी तक हमने जैसे देखा कि हम कैसे OAuth 2 का यूज करके अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से, बेसिकली ये वाली एप्लीकेशन से अपने ऑथोराइजेशन सर्वर को बोल सकते हैं कि हमें एक्सेस दे दो ताकि हम यूजर के कैलेंडर को एक्सेस कर पाए, है ना। तो ऑथोराइजेशन उसने हमें ला करके दी। अब यहाँ पे जो ये ओपन आईडी कनेक्ट है ना, ये इसी OAuth के ऊपर ऑथेंटिकेशन की लेयर ला के देता है कि अब आप गूगल से सिर्फ ऑथोराइजेशन नहीं करा रहे, गूगल से आप ऑथेंटिकेट भी करा रहे हो यूजर को, राइट। तो पहली बार जब यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो आप गूगल को बोलते हो कि इस यूजर को मैं नहीं जानता और ये तुम्हारे साथ साइन अप करना चाहता है, साइन अप करके इसकी डिटेल्स मुझे दे दो, दैट्स इट, है ना। तो वहां पे आता है आपका ओपन आईडी कनेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज बोलूं तो जैसे OAuth डील करता है कि व्हाट दिस एप्लीकेशन कैन एक्सेस, ठीक है। तो हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्या एक्सेस कर सकती है, इसके बारे में कौन हमें बताता है, OAuth हमें बताता है। ऐसे करते हैं इसको कि व्हाट दिस एप्लीकेशन कैन एक्सेस। ओपन आईडी कनेक्ट डील करता है हु लॉग्ड इन से, कि किसने लॉग इन किया है उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, गूगल से हम लाके दे सकते हैं हु लॉग्ड इन, राइट। तो ये दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस को डील करते हैं। और आप सोचो हमें एक अलग ओपन आईडी कनेक्ट की क्या जरूरत थी, क्या हम OAuth 2 से ही यूजर को साइन अप और यूजर को जो एक्सेस देना था वो दोनों नहीं कर सकते थे, बेसिकली ऑथेंटिकेशन या ऑथोराइजेशन। आंसर है नहीं, नहीं कर सकते। रीजन बीइंग हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सेस टोकन की, और एक्सेस टोकन एक स्पेशल टोकन होता है जो किसी क्लाइंट को या स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को बताता है कि आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हो, राइट।
अब एक्सेस टोकन को आप इमेजिन करो वो कैसा होगा, वो स्कोप के बेसिस पे बना हुआ होगा, है ना, जो भी आपने स्कोप डाला होगा कि मुझे कैलेंडर को रीड करना है बस, तो उसके हिसाब से आपको एक एक्सेस टोकन बनेगा, है ना। अब आप इस टोकन का यूज करके कैलेंडर की इंफॉर्मेशन में राइट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आपके पास वो एक्सेस नहीं है। तो उस टोकन में उसने एक्सेस लिखा होगा कि आपके पास ये राइट्स हैं, और जो रिसोर्स सर्वर है वो उन राइट्स को वैलिडेट करता होगा। लेट्स से वो एक JWT टोकन है, तो वैलिडेट करता होगा कि जो जो आपने राइट्स आपके पास हैं, क्या आप वही चीजें कर रहे हो या नहीं कर रहे, है ना। लेकिन यहाँ पे कहानी अलग है ओपन आईडी कनेक्ट पे, क्योंकि हम यूजर को ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं, लॉग इन करवाना चाहते हैं यूजिंग गूगल, राइट। तो हम यहाँ पे हु लॉग्ड इन वाला आंसर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल डिफरेंट तरीके का टोकन चाहिए, कुछ उस तरीके का टोकन जो हम अभी तक अपनी एप्लीकेशन में बनाते थे। तो लेट्स से जब भी हमारी एप्लीकेशन में कोई यूजर आता था, वो यूजर नेम पासवर्ड डालता था, और हम उसके लिए एक ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाते थे और उसको एक JWT टोकन दे देते। उस JWT टोकन को वो नेक्स्ट टाइम लेके आता था और हम कहते थे हाँ तू तो ऑथेंटिकेटेड है। तो कुछ सेम तरीके से ना ओपन आईडी कनेक्ट में होना चाहिए। इस बार वो हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड लेके नहीं आएगा, यूजर नेम पासवर्ड लेके आएगा गूगल के पास, वो गूगल में साइन इन करेगा और गूगल हमें उसका ऑथेंटिकेशन टोकन या फिर आप बोल सकते हो उसका JWT टोकन ला के देगा, राइट। तो यहाँ पे हम एक अलग टोकन की बात करने वाले हैं जो साइन अप करवाएगा यूजर को, और यहाँ पे हम एक अलग टोकन की बात करने वाले हैं जो हमें बताएगा कि हमें क्या क्या एक्सेस करने की अथॉरिटी है उस यूजर के बारे में, राइट। तो यहाँ पे जो ओपन आईडी कनेक्ट के लिए टोकन यूज होता है उसको हम आईडी टोकन बोलते हैं, और आपको पता ही है OAuth के लिए जो टोकन यूज होता है उसको हम एक्सेस टोकन बोलते हैं, राइट। अब आईडी टोकन का जो पर्पस है वो किसके लिए है, वो आईडी टोकन किसके पास पहुंचता है, आईडी टोकन पहुंचता है क्लाइंट के पास। क्लाइंट कौन है, हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इस केस में, राइट। हम बार बार बात कर रहे हैं, तो क्लाइंट के पास एक आईडी टोकन पहुंचता है, राइट। जैसे इसको आप नॉर्मल JWT टोकन मान सकते हो, बियरर टोकन। अब इस टोकन से क्लाइंट या हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन वो सारी डिटेल निकाल सकता है उस यूजर के बारे में। तो कहीं ना कहीं ये जो आईडी टोकन है इसके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होगी, राइट, उस यूजर की, जैसे हमने JWT में देखा था, राइट। तो अगर हम आईडी टोकन की स्पेसिफिकली बात करें कि वो दिखता कैसा होगा, तो लेट्स से मैं बोलता हूँ आईडी टोकन, मान लेते हैं गूगल ने हमें एक आईडी टोकन ला के दिया, और वो टोकन कैसा होगा, ऑब्वियसली मान लो एक JWT का स्ट्रक्चर है उसका, तो कुछ मान लो उसमें 3 चीजें होंगी, कुछ हेडर पार्ट होगा, कुछ आपका पेलोड पार्ट होगा, और फिर आपका सिग्नेचर होगा, और आपको पता है तीनों चीजें एनकोडेड होती है। तो ये इस तरीके का टोकन लेट से हमें मिलता है ना। और ये आईडी टोकन मिलता होगा हमारे क्लाइंट को। क्लाइंट हमारा कौन है आपको पता है, हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, और हम इस टोकन का यूज करते होंगे यूजर की सारी इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए। यहाँ पे आपको पता है उसकी हेडर्स, उसका पेलोड और उसका सिग्नेचर आता होगा, राइट। तो अगर हम इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर से देखें तो क्या होगा, लेट्स से ये है हमारा यूजर। अब यहाँ पे मैं क्लाइंट नहीं लिख रहा क्योंकि क्लाइंट हम अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ यूजर। ये आएगा हमारे एप्लीकेशन पे, अभी के लिए लेट्स से मैं इसको कोडर आर्मी लिख देता हूँ, कोडर आर्मी सर्वर, हमारे कोडर आर्मी के सर्वर पे आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मान लेते हैं प्रोडक्टिविटी ऐप अलग है जो कैलेंडर का एक्सेस मांगती है, एक अलग हमारा कोडर आर्मी का सर्वर या कोडर आर्मी की ऐप है जो सिर्फ यूजर को साइन इन विद गूगल वाली अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है। तो अब मान लो ये हमारे सर्वर पे आया, हम इसको बोलेंगे भाई लॉग इन कर यूजर को। अब हमारे यूजर के पास 2 चॉइस होती है, या तो हमारे पास वो नॉर्मली लॉगिन कर ले जो आज तक करता आया था, हमारे प्लेटफॉर्म पे यूजर नेम डाले, पासवर्ड डाले, अकाउंट क्रिएट करे, हम इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करवा ले, और उसको एक JWT टोकन ला के दे दे, और हम उसका ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाए और उसको एक JWT टोकन रिटर्न कर दे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो आए उस टोकन को लेके आए और हम उसको ऑथेंटिकेट करवा लें, दैट्स इट, है ना। ये था फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका कि यूजर कहता है कि मैं आपके ऊपर डायरेक्टली रजिस्टर नहीं करना चाहता, मैं लॉग इन करूंगा यूजिंग गूगल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यूजर ने क्या किया, गूगल के पास जाकर के लॉग इन किया। तो लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल सर्वर, ठीक है, कुछ ऐसे। तो सबसे पहले जैसे ही आप साइन इन विद गूगल पे क्लिक करोगे क्या होगा, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे गूगल सर्वर के पास। ये रीडायरेक्शन किसने किया होगा, हमारे कोडर आर्मी सर्वर नहीं तो किया होगा, है ना, क्योंकि आप पहले कहाँ आए, पहले आप हमारी वेबसाइट पे आए, वहाँ पे साइन इन विद गूगल या लॉग इन विद गूगल का एक आपको CTA दिखा, आपने उस पर क्लिक किया, हमने कहीं ना कहीं आपको गूगल सर्वर पे रीडायरेक्ट कर दिया, राइट। तो हमने लेट्स से 302 रीडायरेक्शन यूज किया होगा, आप वहाँ पे रीडायरेक्ट हो गए। अब एज अ यूजर आप वहां पे लॉगिन करोगे, अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन नहीं किया हुआ, मान लो आपने अपने ब्राउजर में गूगल पे लॉगिन नहीं किया हुआ था, तो आप इस पे गूगल का यूजर नेम या ईमेल, यूजर गूगल का पासवर्ड वो सब डालोगे और गूगल पे साइन इन करोगे। एक बार जब आपका साइन अप हो जाता है तो कहीं ना कहीं गूगल हमें हमारी कोडर आर्मी ऐप को ला के देगा एक आईडी टोकन, जिसके बारे में हमने ऊपर बात की, है ना। और इस आईडी टोकन में आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो आईडी टोकन है ये मैंने क्या कहा, एक JWT टोकन के फॉर्मेट में होगा। तो इसमें हेडर होगा हमारा, पेलोड होगा और हमारा सिग्नेचर होगा, अगर मैं मानता हूँ JWT वो होगा तो, राइट। इस JWT टोकन को जब ये हमें कोडर आर्मी सर्वर पे मिलेगा और हम इसे डिकोड करेंगे, मुझे आपकी JSON फॉर्मेट में कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
जैसे मान लो मुझे मिल जाएगा सब्जेक्ट क्या है, राइट, तो कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। इसके अलावा ISS की इसको इशू किसने किया था, तो यहाँ पे गूगल का नाम आ जाएगा, लेट्स से google.com, ठीक है, जो भी बेसिकली गूगल का URL होगा इसके लिए उसका एग्जैक्ट URL आ जाएगा। इसके अलावा लेट्स से नेम की फील्ड हो सकती है कि आपका नाम क्या है, तो आपका लेट्स से नाम आदित्य है कि गूगल ने आपको ऑथेंटिकेट करके हमें ला के दे दिया। और भी कोई डिटेल्स जैसे कि हो सकता है आपका ईमेल आईडी वो हमें ला के दे दे, adi@gmail.com मान लेते हैं, gmail.com, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गूगल हमें ला के देगा एज अ टोकन, और हम इस टोकन को जब डिकोड करेंगे ना तो ये इन्फॉर्मेशन हमें एज इट इज़ यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट, कुछ इस तरीके से। और हम आपकी इस डिटेल्स को यूज करके आपको साइन अप करवा देंगे हमारे कोडर आर्मी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको एग्जैक्ट यूजर नेम पासवर्ड हमारी वेबसाइट पे नहीं डालना पड़ा, आपने बस साइन अप विद गूगल किया। गूगल पे अगर आपने लॉगिन ऑलरेडी करा हुआ था बहुत बढ़िया बात है, नहीं करा हुआ था तो वो आपको वहां पे लॉगिन करवा लेगा और हमें एक आईडी टोकन ला के दे देगा। इस आईडी टोकन में आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी जो हमें आपको साइन अप कराने के लिए चाहिए, और हम आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर साइन अप करा देंगे। ये सब डिटेल से हो सकता है हम आपके लिए एक ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट बिल्ड करें और इस ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट को अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएं, बेसिकली एज अ एंटिटी आपको स्टोर करवाएं, राइट। ऑथेंटिकेशन टोकन तो आपको पता है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में जाता है, जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर होल्ड करता है। ये सब तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, पर पीछे से हमें पता है आपको हमने लॉग इन करा लिया, अपने डेटाबेस में स्टोर करवा लिया यूजिंग गूगल, राइट। ओके, तो हमने मोटा मोटा यहाँ पे दो टोकन्स की बात कर ली थी, एक है हमारे एक्सेस टोकन और एक है हमारे कौन से आईडी टोकन, ठीक है। अब अच्छे से अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता ही है आईडी टोकन हेल्प करेगा हमारा ऑथेंटिकेशन के लिए, है ना। और ये किसको मिलता है, ये क्लाइंट को मिलता है। गूगल बेसिकली एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को टोकन ला के देता है। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो आईडी टोकन है ये गूगल ने हमें कोडर आरबी सर्वर को ला के दिया, बेसिकली हमारी एप्लीकेशन को ला के दिया, है ना, तो क्लाइंट को मिलता है। और ये जो एक्सेस टोकन था इसको हम बोल सकते हैं ऑथोराइजेशन टोकन। अब ऑब्वियसली टोकन तो ये भी क्लाइंट को मिलता है, ऑथोराइजेशन टोकन भी क्लाइंट को ही मिलता है, पर हमारा जो क्लाइंट है वो इस टोकन को यूज करता है किसके पास, हमारे रिसोर्स सर्वर के पास, ताकि हम उसको बता सकें कि हमारे पास क्या क्या चीज़ों को एक्सेस करने का ऑथोराइजेशन है। रिसोर्स सर्वर उसको वैलिडेट कर सके, बेसिकली JWT सिग्नेचर को वेरीफाई कर सके, और अगर सब कुछ सही है तो हमें उस रिसोर्स का एक्सेस प्रोवाइड कर दे, है ना। तो मैं कह सकता हूँ वो मिलता तो क्लाइंट को है, पर मिलता किसके लिए है अगर मैं बोलूंगा तो वो मिलता है रिसोर्स सर्वर के लिए, राइट। तो रिसोर्स सर्वर के लिए हमारे पास ऑथोराइजेशन टोकन है और क्लाइंट के लिए हमारे पास ऑथेंटिकेशन टोकन है। एक्सेस टोकन और आईडी टोकन मिला करके आप एक यूजर को साइन अप भी करवा सकते हो और आप उसकी कोई इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प भी कर सकते हो यूजिंग गूगल। बेसिकली आप ऑथेंटिकेट भी कर सकते हो और आप ऑथोराइज भी कर सकते हो। इन सब के अलावा हमारे पास एक और टोकन होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रेश टोकन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सोचो, ये जो आपका एक्सेस टोकन था, मैं आईडी की बात नहीं कर रहा, आईडी को तो एक बार आपने यूज किया क्या करवाने के लिए, ऑथेंटिकेट करवाने के लिए, और फिर आपने वो इन्फॉर्मेशन अपने डेटाबेस में स्टोर कर ली। पर आप एक बार बात करो एक्सेस टोकन के बारे में, जो बेसिकली हमारे क्लाइंट को, हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को एक्सेस प्रोवाइड करता है कि आप उसकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प कर सकते हो। पर क्या ये इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए वैलिड होनी चाहिए? बेसिकली अगर मैं अपने डायग्राम में ऊपर आऊँ, यहाँ पे, हाँ, हमारी प्रोडक्टिविटी ऐप को एक टोकन मिला जिसको मैंने एक्सेस टोकन बोला, और ये टोकन को यूज करके ये रिसोर्स सर्वर पे गया और इसने बोला कि मुझे गूगल कैलेंडर के इंफॉर्मेशन को रीड करना है। तो रिसोर्स सर्वर ने टोकन को वैलिडेट किया, टोकन वैलिडेट हो गया, इसने कहा बिल्कुल कर सकते हो। पर कब तक कर सकते हो? 1 घंटे बाद ये टोकन वैलिड है, 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, है ना। कभी ना कभी आप इस टोकन को इनवैलिडेट जरूर करोगे। और इनफैक्ट आपको पता होगा जब हम JWT टोकन बनाते हैं तो हम उस JWT टोकन के बेसिकली सिग्नेचर में, इसके पेलोड पे ही कहीं लिख देते हैं कि वो कब तक एक्सपायर हो जाएगा, राइट। हमने सेट किया होता है लेट्स से 900 मिली सेकेंड्स में, हम यहाँ पे एक इपॉक टाइम डाल देंगे कि मान लो हम चाहते हैं कि वो 15 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, आधे घंटे बाद एक्सपायर हो जाए, ओके। पर अगर हमारा टोकन एक बार एक्सपायर हो गया तो फिर क्या होगा? फिर हमारी प्रोडक्टिविटी ऐप उस टोकन को यूज करके रिसोर्स सर्वर पे नहीं जा सकती। अगर वो जाएगी तो रिसोर्स सर्वर्स को वैलिडेट नहीं करेगा, यानी कि प्रोडक्टिविटी ऐप के पास एक्सेस रिवोक हो गया इसका। अब क्या होगा? अब यूजर को दोबारा से कंसेंट देना पड़ेगा कि एक नया टोकन जनरेट करो, और प्रोडक्टिविटी आपको एक नया टोकन मिलेगा, फिर वो जाएगी रिसोर्स सर्वर के पास। बहुत लंबा काम हो जाता है, राइट। यहां पे हमारे को मिलता है एक सेकंड टोकन जिसको हम बोलते हैं रिफ्रेश टोकन। रिफ्रेश टोकन क्या होता है? रिफ्रेश टोकन एक लॉन्ग लिव टोकन है। लॉन्ग लिव मतलब ये ज्यादा टाइम तक हमारी एप्लीकेशन में रहता है, इसकी एक्सपायरी बहुत ज्यादा लंबी होती है, और ये कहाँ मिलता है? ये किसको मिलता है? अगेन हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को ही मिलता है। ये क्या है? अगेन हमारे क्लाइंट स्पेसिफिक टोकन है। इस टोकन का यूज करके हम एक नया एक्सेस टोकन लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप मान लो ये जो टोकन था इसको दोबारा से लिखते हैं, ये है हमारा एक्सेस टोकन, ठीक है। एक्सेस टोकन मान लो किसी रीजन से एक्सपायर हो गया।
AT लिख देते हैं इसको, एक्सेस टोकन AT, ठीक है। अब इस AT को ही यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे जाने के लिए, ठीक है। अब ये एक्सपायर हो गया। अब मैं अपने प्रोडक्टिविटी ऐप से एक रिफ्रेश टोकन दे सकता हूँ ऑथराइजेशन सर्वर को, और उसके बदले में वो मुझे एक नया एक्सेस टोकन देगा जो आगे के कुछ टाइम तक वैलिड होगा। पर ये रिफ्रेश टोकन मुझे मिला कहाँ से? ये भी मेरे ऑथराइजेशन सर्वर ने ही मुझे पहले लाके दिया होगा जब उसने मुझे एक्सेस टोकन दिया होगा, राइट। तो अब आप कुछ ऐसा मान सकते हो कि हमारा जो बेसिकली गूगल का सर्वर है, गूगल का जो ऑथेंटिकेशन सर्वर है, वो हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को दो तरह के टोकन लाके देता है। एक आपको लाके देता है एक्सेस टोकन, और एक देता है रिफ्रेश टोकन। अगेन ये हेल्पफुल है कि अगर हमारा एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाए तो रिफ्रेश टोकन को यूज करके हम दोबारा से एक नया टोकन जनरेट कर सके, ठीक है। और हम ये भी नहीं चाहते कि हम एक्सेस टोकन को बहुत टाइम तक वैलिडेट रखें, वो अच्छी पॉलिसी नहीं होती। तो हमें दो टोकन मिले। अब हम ऑब्वियसली एक्सेस टोकन का यूज करेंगे रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। लेट्स से कैलेंडर का रिसोर्स हो गया, कैलेंडर एपीआई लिख देता हूं मैं। तो कैलेंडर एपीआई के लिए हम यूज करेंगे एक्सेस टोकन। और अगर ये एक्सपायर हो जाएगा तो हम वापस से ऑथेंटिकेशन सर्वर को क्या देंगे, एक रिफ्रेश टोकन देंगे, रिफ्रेश टोकन, और बोलेंगे कि हमें एक नया एक्सेस टोकन लाके दो, राइट। और आपको पता ही है हमारा जो ऑथेंटिकेशन सर्वर है, इसके लिए हमें लाके क्या देगा, एक नया एक्सेस टोकन दे देगा। और ये खेल चलता रहेगा। हमारा ऑथेंटिकेशन सर्वर हमें एक एक्सेस टोकन देगा, मान लो वो 1 घंटे के लिए वैलिड है, तो 1 घंटे के लिए हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इस टोकन को यूज कर सकती है कैलेंडर एपीआई को एक्सेस करने के लिए। अगर वो टोकन एक्सपायर हो गया, हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रिफ्रेश टोकन लेके जाएगी ऑथ सर्वर पे, और वो एक नया एक्सेस टोकन दे देगा अगले आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, राइट। अब ये रिफ्रेश टोकन का भी इनवैलिडेट होगा। मान लेते इसकी एक्सपायरी लंबी है, मान लेते 1 दिन या 2 दिन, तो ये हर दिन के बाद जाके एक्सपायर होगा। अगर ये एक्सपायर हो गया उसके बाद और कोई तरीका नहीं है हमारे यूजर को दोबारा से गूगल के पास जाकर के हमें कंसेंट देना पड़ सकता है, राइट। ओके, तो आई होप आपको ये पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी, तीनों टोकन की, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, आईडी टोकन, किसका क्या यूज केस है ना। हमारा बस मोटिव एक था कि हम गूगल का यूज करना चाहते थे किसी यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए और अपने आप को ऑथोराइज करने के लिए, ताकि हम इस यूजर की कुछ इंफॉर्मेशन गूगल से ही ले पाए, जैसे गूगल कैलेंडर का हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। ओके, पर ये पूरा फ्लो काम कैसे करता है? अभी तक तो मैंने सिंपली बोल दिया कि गूगल आपको एक्सेस टोकन दे देगा, है ना, और यही आपको रिफ्रेश टोकन भी देगा, और यही आपको आईडी टोकन भी देगा अगर आप ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हो, है ना। तो गूगल ही हमें ऑथोराइजेशन के लिए और ऑथेंटिकेशन के लिए टोकन्स प्रोवाइड करता है। पर कैसे वो हमें एक सेफ तरीके से टोकन प्रोवाइड कर सकता है, और हम कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि किसी ने बीच में इस टोकन को इंटरसेप्ट करके अपने पास नहीं रख लिया, राइट। बेसिकली सिक्योरिटी कहाँ से आती है यहाँ पे? तो एक बार ना हम पूरा फ्लो देखेंगे अंदर से, ना कि ऊपर ऊपर से कि हमें टोकन मिला है, राइट। अब तो लेट्स से एक तरीका तो बिल्कुल सिंपल ये हो गया कि लेट्स से ये जो हमारा यूज़र है ये साइन करता है गूगल पे, तो उससे पहले मैं बना लेता हूँ अपनी स्प्रिंग बूट ऐप को, और ये हमारी एप्लीकेशन है स्प्रिंग बूट ऐप, राइट। तो जब यूज़र हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है हम उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं, कहाँ पे? हम उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं साइन इन विद गूगल पे, क्योंकि इसने चूज़ किया होगा कि इसको गूगल से साइन इन करना है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ गूगल ऑथ सर्वर या सिंपली गूगल सर्वर, ठीक है। और हमने उसको रिडायरेक्ट कर दिया। उसके बाद वो क्या करेगा, वहां पे जाकर के अपना आईडी पासवर्ड डालेगा, अगर उसने नहीं डाला होगा तो, और गूगल के अंदर जाके लॉगिन करेगा। और जैसे ही जाके लॉगिन करेगा, अगर हम उसे ऑथेंटिकेट करवा रहे हैं तो गूगल हमें क्या करेगा, एक टोकन जारी कर देगा। अभी तक हमने ये देखा था, राइट। और सेम भी ट्रू है दूसरे केस में जहां पे हम उसको ऑथोराइज करवाते हैं। यूजर हमारे प्लेटफॉर्म पे आया स्प्रिंग बूट ऐप पे, हमने कहा कि हमें तेरे कैलेंडर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको एक गूगल पे रीडायरेक्ट कर देंगे सर्वर पे, जहां गूगल उसे कंसेंट फॉर्म दिखाएगा, राइट, कि भाई ये तेरे से ये वाली इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, क्या तू अलाउ करता है? वो बोलेगा येस आई अलाउ, और गूगल हमें एक और टोकन जारी कर देगा जिसका नाम होता है एक्सेस टोकन। यहाँ पे अभी जो जारी किया था वो था आईडी टोकन पहले ऑथेंटिकेशन के लिए, और दोबारा जो जारी किया वो है एक्सेस टोकन ऑथोराइजेशन के लिए, ठीक है। पर ये टोकन हमें देगा कैसे? आप इमेजिन करो ब्राउजर के परस्पेक्टिव पे, सबसे पहले यूजर हमारी एप्लीकेशन पे आया होगा, तो लेट्स से हमारी एप्लीकेशन का है यूआरएल लोकल होस्ट लेट्स से 8080/home, तो वो कुछ इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन पे आया होगा। हमने कहा हमें तेरे से कुछ एक्सेस चाहिए, तो हम तेरे को रीडायरेक्ट करेंगे गूगल सर्वर पे, तो हम क्या करेंगे, कुछ रीडायरेक्शन लिंक लगा देंगे, लेट्स से 302 रीडायरेक्शन, और बेसिकली जो भी गूगल सर्वर का यूआरएल होगा वो वाला यूआरएल, और हमारा जो यूज़र है वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब वहाँ पे यूज़र ऑथेंटिकेट करता है, अपना आईडी पासवर्ड डालता है, कंसेंट डालता है, वगैरह वगैरह, और फाइनली गूगल हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को टोकन देता है। कैसे देगा? गूगल सर्वर भी कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट कर देगा वापस से हमारे स्प्रिंग बूट ऐप पे, है ना। तो जैसे हमने रीडायरेक्ट किया गूगल पे, गूगल ने वापस से रीडायरेक्ट कर दिया हमारे पास, और हमें एक टोकन भी दे दिया, है ना।
पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू है। आप सोचो, अगर हमने रीडायरेक्ट किया गूगल पे तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लाइंट ने वहाँ पे अपने आप को बेसिकली साइन अप किया, यूज अपना ईमेल पासवर्ड डाला, कंसेंट फॉर्म भरा, जो भी है। उसके बाद अगर गूगल ने डायरेक्टली हमको रीडायरेक्ट करके टोकन दे दिया, तो उसने टोकन दिया होगा ब्राउजर के थ्रू, राइट। अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ब्राउजर क्लाइंट की साइड पे मौजूद है, क्योंकि आपको पता है ब्राउजर में जो भी इंफॉर्मेशन आप देते हो वो क्लाइंट को विजिबल होती है, कोई भी उस इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट कर सकता है। अगर गूगल सिंपली हमारे स्प्रिंग बूट ऐप को टोकन ला के दे देता, लेट्स से यहाँ पे टोकन है ना, और ब्राउजर के थ्रू देता, रीडायरेक्शन के थ्रू, तो ये जो टोकन है ना, ये सबको ब्राउजर में जो क्लाइंट है उसको दिख रहा होता, इनफैक्ट कोई भी इस टोकन को इंटरसेप्ट कर पाता। अब आप सोचो, अगर इस टोकन को इंटरसेप्ट कर लिया गया तो क्या होगा। मान लेते हैं ये जो टोकन है एक्सेस टोकन है, ठीक है, तो हम यूजर से कुछ कंसेंट करवाना चाहते थे कि हम तेरे गूगल कैलेंडर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये एक्सेस टोकन का जो एक्सेस है ना, ये मान लो किसी हैकर के पास हाथ में लग गया, तो वो पता क्या कर सकता है, वो एक्चुअली वो जो हैकर है वो उस यूजर के कैलेंडर की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है यूजिंग दिस एक्सेस टोकन, राइट। तो मान लो हम हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से तो एक्सेस कर ही रहे थे, है ना, ये टोकन देके कर रहे थे, पर कोई हैकर भी था, लेट्स से यहाँ पे हैकर, जिसको आइडिया लग गया इस एक्सेस टोकन का, क्योंकि अगेन हमारे एक्सेस टोकन हमें कैसे मिला, हमें गूगल सर्वर ने बस रीडायरेक्ट करके टोकन दे दिया, तो वो ये रीडायरेक्शन रीड कर सकता था, इसका आइडिया लग गया। अब ये जाके कैलेंडर एपीआई पे क्या करेगा, दोबारा से ये एक्सेस टोकन देगा और हमारी कैलेंडर एपीआई उसको वैलिडेट करेगी, वैलिडेट हो जाएगा क्योंकि टोकन तो सही है, और उसको भी रिस्पॉन्स दे देगी कि हाँ तू भी इंफॉर्मेशन रीड कर सकता है, राइट। तो हमारा स्प्रिंग बूट तो रीड कर ही सकता है, साथ साथ हमारा हैकर भी इंफॉर्मेशन रीड कर सकता है इस यूजर की, जो कि गलत बात है ना। तो याद रखना, कभी भी जो टोकन मूवमेंट है ना, ये ब्राउजर के थ्रू या फ्रंट एंड के थ्रू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना हम एक अलग पाथ फॉलो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑथोराइजेशन कोड। ऑथोराइजेशन कोड, इस बात को ध्यान से समझो क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एक बार अगर आपने पूरा फ्लो समझ लिया ना, तो इस पे कोड लिखना तो बहुत सिंपल हो जाएगा। अगेन JWT की तरह ही हमें यहाँ पे कुछ बॉयलर प्लेट कोड लिखना होगा और हमारा पूरा काम स्प्रिंग बूट खुद से हैंडल करेगा। हमें बस ये समझना है कि चीजें अंदर से कैसे काम करती है, राइट। तो एक बार ऑथोराइजेशन कोड के फ्लो को समझो। सबसे पहले क्या होगा, स्टेप 1, सबसे पहले आता है ऑथोराइजेशन रिक्वेस्ट। ऑथोराइजेशन रिक्वेस्ट क्या मतलब, इसका मतलब ये कि जो हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, बेसिकली जो हम यहाँ पे एज अ क्लाइंट काम कर रहे हैं, राइट। तो लेट्स से मैं लिख देता हूँ स्प्रिंग बूट ऐप। तो जो हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, ये गूगल के ऑथ सर्वर के पास जाएगी। कैसे जाएगी आपको पता है, रीडायरेक्ट होके। हम यूजर को रीडायरेक्ट करते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 302 रीडायरेक्ट। आपको पता है 302 रीडायरेक्शन का HTTP कोड होता है। तो हमारी जो कोडर आर्मी ऐप है या स्प्रिंग बूट ऐप है, हमने क्या किया, 302 रीडायरेक्ट करके गूगल के ऑथेंटिकेशन सर्वर पे यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया। बेसिकली ये वाला फ्लो, यूजर आया स्प्रिंग बूट ऐप पे, हमने उसको रीडायरेक्ट कर दिया गूगल सर्वर पे। जब एज अ क्लाइंट हमने रीडायरेक्ट किया होगा किसी भी यूजर को गूगल ऑथ सर्वर पे, है ना, मान लो ऑथोराइज करने के लिए, अगर हमें गूगल कैलेंडर एपीआई का कोई इन्फॉर्मेशन रीड करना है, उसके लिए हमने यूजर को यहाँ पे रीडायरेक्ट किया होगा, तो हम गूगल ऑथ सर्वर को ये बताएंगे ना कि हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे एक बॉडी देंगे, रिक्वेस्ट बॉडी जिसे हम कहते हैं। उस केस में रिक्वेस्ट बॉडी हो जाती है ऑथोराइजेशन रिक्वेस्ट, राइट। तो यहाँ पे जो हम ऑथोराइजेशन रिक्वेस्ट बना के देंगे, ऑथ रिक्वेस्ट में बोलता हूँ, उसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, राइट। हम लेंगे लेट्स से, सबसे पहले लेट्स से हम देंगे क्लाइंट आईडी। अब एक क्लाइंट आईडी क्या होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को गूगल के साथ रजिस्टर करते हो, गूगल आपको एक क्लाइंट आईडी और एक क्लाइंट सीक्रेट देता है। आपको वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है, क्योंकि जब भी आप साइन इन विद गूगल करोगे या फिर यूजर की कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करोगे यूजिंग गूगल, उस केस में आपको ये जो क्लाइंट आईडी है ये पास करनी पड़ती है ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट में। ये क्लाइंट आईडी कहाँ से मिलती है, जैसे आप गूगल के साथ रजिस्टर करोगे अपनी एप्लीकेशन को, आपको क्लाइंट आईडी मिल जाएगी। सारा मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेट नोट्स में लिखा हुआ है, कैसे आप क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट निकाल सकते हो, उसके बारे में देखेंगे थोड़ी देर में। इसके अलावा हमें और क्या भेजना होता है, हमें भेजना होता है रीडायरेक्शन URI। क्या मतलब रीडायरेक्शन URI का, सिंपल मतलब है कि एक बार अभी हमने क्लाइंट से गूगल ऑथ सर्वर में रीडायरेक्ट तो कर दिया, और गूगल ऑथ ने जब अपना काम कर लिया, बेसिकली उसको बेसिकली हमारे रिक्वेस्ट को वैलिडेट किया कि हाँ तुम्हें इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूजर ने भी कंसेंट दे दिया है, इन्फॉर्मेशन ग्रांटेड। तो यूजर वापस हमें भी तो रीडायरेक्ट करेगा, राइट। तो ये जो वापस हमें रीडायरेक्ट करेगा, वो किस पाथ पे रीडायरेक्ट करे, हमें वहां पे रीडायरेक्शन URI देना पड़ेगा। इसके अलावा हम देते हैं स्कोप हमने देखा ही था कि हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प करना चाहते हैं, कि हम कैलेंडर की इन्फॉर्मेशन रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड देते हैं जिसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइप। रिस्पॉन्स अंडरस्कोर टाइप होता है ये, और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है कोड। अब ये ना वही वाली बात है जो मैंने आपको ऊपर बोली थी कि अगर हमारे गूगल ने URL के थ्रू ही, बेसिकली फ्रंट एंड के थ्रू ही हमें टोकन दे दिया, तो वो बहुत अनसेफ होगा।
रिस्पॉन्स टाइप कोड यही बताता है कि जब भी तुम रीडायरेक्शन वापस हमें क्लाइंट को लाके दोगे तो हमें सीधा टोकन मत लाके दे देना, ठीक है। ये फ्रंट एंड डोर के थ्रू हमें टोकन लाके मत देना। एक बैक एंड डोर हम बनाएंगे जिसमें मैं तुम्हारी एक बैक एंड एप्लीकेशन एपीआई कॉल करूंगा, वहां से मुझे तुम टोकन देना। अगेन वो कैसे काम करते हैं थोड़ी देर में देखते हैं, पर रिस्पॉन्स टाइप कोड यही बताता है कि मुझे फ्रंट एंड डोरवे से टोकन मत देना, एक बैक एंड डोरवे से टोकन देना, ठीक है। और इसके अलावा हम एक स्टेट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। स्टेट में लिख सकता हूं स्टेट। अब स्टेट को ना आप एक मान लो रैंडम स्ट्रिंग, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है कि जब हमारा क्लाइंट यानी कि हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन गूगल ऑथ सर्वर पे रीडायरेक्ट करता है एक ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट देके, तो उसमें एक रैंडम स्ट्रिंग भी डाल के दे देता है हमारे गूगल ऑथ सर्वर को, ठीक है। और जब हमारा गूगल ऑथ सर्वर वापस हम पे रीडायरेक्ट करता है ना, तो इस रैंडम स्ट्रिंग को भी वापस लाके हमें देता है। तो ये जो गूगल ऑथ सर्वर है वापस से हमें यही स्टेट लाके देगा। अब इस स्टेट का प्राइमरी पर्पस क्या है इस रैंडम स्ट्रिंग का? देखो ये आपको लगता है अटैच कर रहा है हमारी भेजी हुई रिक्वेस्ट और हमारे वापस रिस्पॉन्स पे। तो इसका मतलब अगर हमने एक रैंडम स्ट्रिंग भेजी और इसने हमें वो रैंडम स्ट्रिंग वापस कर दी, तो हमें पता लग गया ये किस पर्टिकुलर रीडायरेक्शन का कॉल बैक था, राइट। तो हमने गूगल को लेट्स से एक बार रीडायरेक्ट किया, आईडी दे दी 1 2 3 और गूगल ने वापस हमें कॉल बैक कर दिया विद आईडी 1 2 3। तो हम समझ गए ना, मैप कर पाएंगे कि ये 1 2 3 आईडी का कॉल बैक था। क्योंकि आप मान लो हो सकता है कि आप मल्टीपल टाइम्स गूगल ऑथ पे रीडायरेक्ट करते हो, है ना, और सबकी आईडीज अलग अलग हो और गूगल ऑथ का रिप्लाई भी अलग अलग टाइम पे आता हो। तो हमें वो मैपिंग चाहिए होगी ना कि हमने गूगल ऑथ पे जो रीडायरेक्शन किया उसकी क्या आईडी थी और गूगल ऑथ ने जो वापस किया इसकी क्या आईडी है, और हम उस आईडी से मैप कर सकते हैं कि फॉर दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट ये है इसका रिस्पॉन्स, या फिर इस रीडायरेक्शन के लिए ये है वापस से कॉल बैक, राइट। ठीक है, तो पहला स्टेप तो पूरा ये हो गया ऑथोराइजेशन रिक्वेस्ट। हम गूगल को क्या करते हैं, एक ऑथोराइजेशन रिक्वेस्ट बॉडी बना के भेजते हैं जिसमें हम ये सारी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, क्लाइंट आईडी, रीडायरेक्शन यूआरआई, स्कोप, रिस्पॉन्स टाइप और स्टेटस और स्टेट। इसके अलावा हम चलते हैं स्टेप 2 पे। अब एक बार हमने ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेज दी हमारे गूगल ऑथ सर्वर पे और रीडायरेक्ट कर दिया, अब सारा काम है गूगल ऑथ सर्वर का। तो सेकंड पॉइंट में क्या होता है, तो मैं लिख सकता हूं गूगल हैंडल्स ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो गूगल ऑथेंटिकेशन हैंडल करेगा, कैसे हैंडल करेगा? हो सकता है वो यूजर से ईमेल पूछे, उसके गूगल का उसका पासवर्ड पूछे उसके गूगल का, राइट। वो ईमेल पासवर्ड से गूगल के पास साइन इन करे, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती है। हो सकता है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूजर ने किया हो तो वहाँ पे वो उसके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में पूछे। एक बार ये गूगल ने उसको वेरीफाई किया, फिर हम चलते हैं स्टेप 3 पे। तो इसको मैं लिख देता हूँ स्टेप 2 हो गया ये। फिर आते हैं स्टेप 3 पे, ये है ऑथोराइजेशन या कॉन्सेंट। हम यूजर को कंसेंट फॉर्म दिखाते हैं कि क्लाइंट ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, क्या हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको थर्ड पॉइंट बना लेते हैं। इसके बारे में डिस्कस किया था कि मुझे फॉर्म दिखाएगा कि कोडर आर्मी वांट्स इसका एक्सेस आपको बस वहाँ पे सबमिट करना होता है। उसके अलावा हमारे पास है फिर फोर्थ पॉइंट। तो यहाँ पे आता है हमारा ऑथोराइजेशन कोड, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी स्टेप 4 में, ठीक है। ऑथोराइजेशन कोड क्या होता है, ध्यान से समझो। अब जब गूगल वापस से हमारे ऊपर रीडायरेक्ट करेगा ना, यहाँ से ये जो रीडायरेक्ट करेगा, ये किस पे रीडायरेक्ट करेगा भाई? इस रिक्वेस्ट यूआरआई पे, ये इस पे जहां पे हमने रिक्वेस्ट में दिया होगा गूगल को कि वापस जब तुम रीडायरेक्ट करोगे तो इस वाले पाथ पे करना, ठीक है। वो तो कर देगा। इसके अलावा जब वो रीडायरेक्ट करेगा ना, वो हमें एक और चीज देगा, ऑथोराइजेशन कोड या फिर ऑथ कोड, ठीक है। और ये ऑथ कोड कुछ नहीं होता, एक रैंडम स्ट्रिंग होती है, बिल्कुल रैंडम स्ट्रिंग जो गूगल ऑथ सर्वर हमें देगा। लेट्स से वो स्ट्रिंग कुछ ऐसी दिखती है, लेट्स से ATY567 समथिंग समथिंग, एक रैंडम स्ट्रिंग लाके दे देगा। और इसके अलावा आपको पता है वो हमारा स्टेट भी हमें वापस करता है, राइट। हमने डिस्कस किया था ना, स्टेट हमारी रैंडम स्ट्रिंग है जो क्लाइंट ने गूगल ऑथ सर्वर को दी थी और गूगल ऑथ सर्वर इसी को वापस कर देता है। तो स्टेट में वो लेट्स से वही रैंडम स्ट्रिंग वापस ला के दे देगा। लेट्स से ABC 1 2 3 मान लेते हैं हमारा स्टेट है, ठीक है। तो ये सब जो है ये रिटर्न करेगा कौन? हमारा गूगल ऑथ सर्वर हमारे क्लाइंट को, है ना, राइट। अब इस ऑथ कोड का फायदा क्या है? इसने हमें डायरेक्टली टोकन ना देके ऑथ कोड क्यों दिया अभी थोड़ी देर बताता हूं, लेकिन अगर मैं पूरा रिडायरेक्शन बताऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा कि ये है हमारा लेट्स से गूगल, तो लेट्स से इसको मैं लिखता हूं गूगल, हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, और गूगल ने हमारे ऊपर रीडायरेक्ट किया। किस पे रीडायरेक्ट किया? जो भी उन्होंने रिक्वेस्ट यूआरआई में पाथ दिया होगा। तो लेट्स से पाथ था लोकल होस्ट 8080/login/oauth2/code/google, ठीक है। इस पाथ को हमने दिया था रिक्वेस्ट यूआरआई पे कि जब भी तुम वापस से रीडायरेक्ट करना तो इस पे करना। अगेन ये कोई आर्बिट्री पाथ नहीं है, ये स्प्रिंग सिक्योरिटी का डिफॉल्ट पाथ है जब भी गूगल हमें वापस रिडायरेक्शन भेजता है, इसलिए मैंने यही लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या कहा, वो हमें 2 चीजें देगा। मान लो रिक्वेस्ट पैरामीटर में दे दिया, एक तो उसने हमें स्टेट ला के दे दिया, स्टेट हमारा लेट्स से हो गया ABC 1 2 3, एंड उसने मुझे एक ऑथेंटिकेशन कोड ला के दे दिया। तो लेट्स से इसको नई लाइन में लिखते हैं कुछ ऐसे, हाँ, क्वेश्चन मार्क स्टेट इक्वल टू ABC 1 2 3 एंड लेट्स से कोड इक्वल टू आप कुछ भी मान सकते हो TYFGV
456 समथिंग समथिंग, ठीक है, और उसने हमें कोड लाके दे दिया और यह है पूरा का पूरा यूआरएल जो गूगल हमें स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को वापस से करेगा, राइट। अब यहाँ पे याद रखना, ये जो ऑथोराइजेशन कोड है ये कोई एक्सेस टोकन नहीं है, राइट। ये सच में टोकन है ही नहीं, क्योंकि हमने कहा था टोकन को फ्रंट एंड के पास से देना ही नहीं चाहिए। उसने हमें बस एक कोड दिया, कोड का यूज करके हम टोकन एक्सचेंज करेंगे, राइट। तो बेसिकली हम ये कोड गूगल को देंगे और गूगल हमें एग्जैक्टली एक्सेस टोकन ला के देगा। पर कहाँ से ला के देगा वही डिस्कस करते हैं हम। लेट से अगले स्टेप में, कौन सा स्टेप है, स्टेप 5, एक्सचेंज कोड टू टोकन्स, ठीक है, क्योंकि हम मल्टीपल टोकन ले सकते हैं, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, आईडी टोकन, राइट। अब आप समझो कि जैसे ही गूगल ने ये रीडायरेक्शन किया और ये सब कुछ दिया, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, हमारे बैकएंड पे, राइट। तो मान लेते हैं स्प्रिंग बूट के बैकएंड एप्लीकेशन पे ये पूरी इंफॉर्मेशन आ गई कि हमें कौन सा कोड मिला है और हमारे पास स्टेट कौन सा था, राइट। अब ये जो हमारी एप्लीकेशन का बैकएंड है, तो मैं मानता हूँ स्प्रिंग बूट या फिर कोडर आर्मी बैकएंड कह लेते हैं, कोडर आर्मी का बैकएंड गूगल के एक टोकन एंड पॉइंट को कॉल करेगा। तो गूगल का एक बेसिकली टोकन एंड पॉइंट होगा, गूगल टोकन एंड पॉइंट, कुछ ऐसे, और हमारा कोडर आर्मी बैकएंड इस टोकन एंड पॉइंट को कॉल करेगा। आप मान सकते हो इसका यूआरएल हमारे कोडर आर्मी बैकएंड के पास पहले से होगा। कैसे होगा, स्प्रिंग सिक्योरिटी के पास वो इन्फॉर्मेशन होती है। जब ये एपीआई कॉल करेगा गूगल टोकन एंड पॉइंट पे ना, ये रिक्वेस्ट बॉडी में देगा उस टोकन को। तो लेट्स से देगा कोड क्या था, तो भैया आपका कोड था ये वाला, लेट्स से TY जो भी है ये, तो ये इसको ये कोड देगा और इस कोड के बेसिस पे हमारा गूगल टोकन एंड पॉइंट क्या ला के देगा, हमें ला करके देगा टोकन्स, राइट। अब इसमें आप एक्सेस टोकन हो सकता है, आपका आईडी टोकन हो सकता है, आपका रिफ्रेश टोकन हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो देखो ये जो टोकन हमें मिला ये बैक एंड से मिला। हमारे गूगल को, हमारे कोडर आर्मी बैक एंड ने एक एपीआई कॉल करी गूगल टोकन एंड पॉइंट पे, राइट। तो ये गूगल का एंड पॉइंट है बैक एंड का और ये हमारा सर्वर है बैक एंड का। हमारे बैक एंड सर्वर ने गूगल टोकन एंड पॉइंट को कॉल किया और उसने हमें टोकन ला करके दिया। तो ये देखो बैक डोर से काम हो रहा है। फ्रंट एंड पे उसने हमें बस एक कोड ला के दे दिया जिसका कोई मतलब नहीं है। इस कोड का यूज करके हम गूगल टोकन एंड पॉइंट को बोल पाएंगे ये लो आपका भैया कोड जो आपने हमें दिया था, इसके बेसिस पे हमें टोकन्स ला के दो। और गूगल टोकन एंड पॉइंट क्या करेगा, कहेगा हाँ ये तो कोड मैंने ही दिया था, मेरे पास इसकी मैपिंग है, इसके लिए ये लो आपको टोकन्स, राइट। पर अगेन सेम क्वेश्चन, जब हमारा जो गूगल है उसने स्प्रिंग बूट ऐप को ये कोड ला करके दिया है ना, फ्रंट एंड पे कोड तो दिख रहा होगा, तो हैकर तो इस कोड के बारे में भी इंफॉर्मेशन को निकाल सकता है। और अगर कोड के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली तो उसको भी पता होगा कि भाई ये जो गूगल टोकन का एंड पॉइंट है वो क्या है, वो इस कोड को गूगल टोकन के एंड पॉइंट पे देगा और वो भी उसको टोकन ला के दे देगा, राइट। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन कैसे हुआ, इसीलिए ना यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं पिक्सी का। पिक्सी बहुत सिंपल है, PKCE कहते हैं, मतलब इसको प्रोनाउंस पिक्सी करते हैं। फुल फॉर्म इसकी होती है प्रूफ की फॉर कोड एक्सचेंज, प्रूफ की फॉर कोड एक्सचेंज। तो देखो हम यहाँ पे करते क्या है, ये सब कुछ शुरू होने से पहले कि हम इवन ऑथोराइजेशन स्टार्ट भी करें ना, हमारा जो क्लाइंट था, राइट, जो तो बेसिकली हमारी जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन थी वो ना एक कोड वेरीफायर नाम से एक स्ट्रिंग जनरेट करती है, कोड वेरीफायर, राइट। तो लेट से कोई भी एक रैंडम स्ट्रिंग मान लेते हैं, वेरी लॉन्ग रैंडम स्ट्रिंग, ठीक है। अगेन यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे और ये हमने जनरेट किया एज अ क्लाइंट, क्लाइंट मतलब स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। अब एज अ क्लाइंट हम क्या करेंगे, दोबारा से SHA-256 निकालेंगे इस कोड वेरीफायर का, कोड वेरीफायर, और लेट से कोड वेरीफायर का SHA-256 निकाल के हमें मिलता है कोड चैलेंज, इसको हम बोलते हैं कोड चैलेंज। अगेन ये नेमिंग कन्वेंशन है बस, और कुछ भी नहीं, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना मान सकते हो कि हम क्या करते हैं, खुद से कोड वेरीफायर एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, उसका SHA-256 निकालते हैं, हम उसको बोलते हैं कोड चैलेंज। और जब क्लाइंट हमारा ऑथेंटिकेशन सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, बेसिकली ये लेट से ये रहा ऑथ सर्वर, तो वो कोड चैलेंज को भी साथ में भेजता है। कोड चैलेंज किस में साथ में भेजेगा, ऑब्वियसली आपको पता है ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट में, जो हमने ऊपर बताया था, पर मैंने उसको जानबूझ के मिस किया क्योंकि मेरे को आपको पिक्सी अलग से एक्सप्लेन करना था। अब याद रखना उस रिक्वेस्ट में एक कोड चैलेंज भी जाता है क्लाइंट से गूगल सर्वर के पास, ठीक है। तो कोड चैलेंज क्लाइंट ने सर्वर को भेजा और कोड वेरीफायर अपने पास रख लिया, ओके। अब जब गूगल को ये कोड चैलेंज मिलता है ना, तो गूगल सर्वर इस पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट के लिए इस कोड चैलेंज को याद रखता है कि जो भी ये जो रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, इस रिक्वेस्ट के लिए कोड चैलेंज ये रहा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है नॉर्मल लॉगिन फ्लो होता है जो अभी तक होता आ रहा था अपने 5 स्टेप में, कि गूगल कंसेंट फॉर्म दिखाएगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद वापस क्या करेगा, हमारे ऊपर रीडायरेक्ट करेगा और हमें कोड ला के देगा, है ना, ऑथोराइजेशन कोड जिसे हम कहते हैं। ये रहा ऑथोराइजेशन कोड, ये रहा ऑथोराइजेशन कोड। अब बैकएंड में आपको पता है हम क्या करेंगे, इस ऑथोराइजेशन कोड के बेसिस पे गूगल टोकन एंड पॉइंट को कॉल करेंगे और उससे हम टोकन्स की डिमांड करेंगे, राइट। तो इसके बेसिस पे हमें वो कुछ टोकन्स ला के देगा। ये बाकी की बची हुई एप्लीकेशन थी, राइट। तो बेसिकली ये वाला फ्लो, इसको एक बार दोबारा से कॉपी करते हैं हम यहाँ पे और बताता हूँ अब इसके साथ पिक्सी के साथ ये वाला फ्लो कैसे होगा।
अब हम जब टोकन को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो हम क्लाइंट से बेसिकली मैं कोडर आर्मी बैकएंड से टोकन एंड पॉइंट पर सिर्फ ये कोड नहीं देंगे, के साथ हम देंगे अपना वेरीफायर, राइट। पहले हमने चैलेंज दिया था फ्रंट एंड पे, अब बैकएंड से हम यहाँ पे देंगे अपना कोड वेरीफायर जो हमने पहले नहीं दिया था, वेरीफायर। अब जैसे ये कोड वेरीफायर मिलेगा हमारे गूगल टोकन एंड पॉइंट को, आपको पता है वो क्या करेगा, इसका निकालेगा SHA-256 ऑफ व्हाट, कोड वेरीफायर। अगर इसका SHA-256 निकालता है तो उसको मिलेगा क्या, एक चैलेंज, इसको लेट्स से हम बोलते हैं न्यू चैलेंज। और हमारा गूगल टोकन का एंड पॉइंट इस न्यू चैलेंज को कंपेयर करेगा इस कोड चैलेंज से, राइट। तो बेसिकली जब फ्रंट एंड पे क्लाइंट ने गूगल सर्वर को कोड चैलेंज दिया होगा और बैक एंड पे जो इसको कोड वेरीफायर दिया, गूगल टोकन इस वेरीफायर का चैलेंज निकालेगा और इस चैलेंज को इस चैलेंज से कंपेयर करेगा। अगर ये मैच होते हैं तभी जाकर के इन टोकन्स को इशू करेगा, अगर ये मैच नहीं होते तो इसको रिजेक्ट कर देगा, राइट। अब इसका फायदा क्या हुआ, एक बार सोचो ध्यान से। इवन अगर हमारे हैकर को इस ऑथेंटिकेशन कोड की, ऑथोराइजेशन कोड की इन्फॉर्मेशन पता लग गई है ना, तो वो क्या कर पाएगा इसके साथ, उसको ये इन्फॉर्मेशन तो पता है ऑथोराइजेशन कोड, पर उसको हमारे पास जो कोड वेरीफायर और कोड चैलेंज है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। अगर वो गूगल टोकन एंड पॉइंट को कॉल करेगा इस कोड के साथ तो उसे कोड वेरीफायर भी देना पड़ेगा, है ना, पर उसके पास कोड वेरीफायर की इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, तो वो ये नहीं दे पाएगा, यानी कि हमारा गूगल टोकन एंड पॉइंट रिजेक्ट कर देगा किसी हैकर के लिए ये चीज़ है, राइट। तो याद रखना बस, ये कोड वेरीफायर और कोड चैलेंज इसलिए यूज होते हैं ताकि कोई हैकर जिसके पास इसका एक्सेस आ जाए, इस कोड का एक्सेस आ जाए, तब भी वो जाकर के गूगल टोकन एंड पॉइंट पे हमारे टोकन्स को ना ले पाए, ठीक है। बहुत हो गई थियोरेटिकल पार्ट, अब चलते हैं अपने कोड में और ये जो भी हमने इंटरनल आर्किटेक्चर पढ़ा है इसको इंटीग्रेट करते हैं। उससे पहले आई वांट कि आप इस इंटरनल आर्किटेक्चर से बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। कोड लिखना बहुत आसान है, OAuth का हमें बस कुछ APIs को कॉल करना है, सारा काम अंदर से वो खुद से करता है। हमारा काम है इसके बैकएंड को, इसके आर्किटेक्चर को ज़्यादा अच्छे से समझना, क्योंकि जितना आपका आर्किटेक्चर क्लियर होगा उतना ज़्यादा आप इसमें कॉन्फिडेंस फील करोगे, राइट। अब एक बार हमने ये सब काम कर दिया ना, हमारा काम है अपनी लोकल होस्ट एप्लीकेशन को गूगल के साथ रजिस्टर करवाना, क्योंकि अगर हमने वो नहीं किया तो हम गूगल के साथ साइन अप कर ही नहीं सकते दोस्त, राइट। क्या आप सोचो, आप अपनी एप्लीकेशन से, लेट्स से ये आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, आप सीधा गूगल को थोड़ी बोल सकते हो कि भाई मुझे इस इन्फॉर्मेशन, मुझे इस यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन ला करके दो, है ना। वो आपको क्यों ला के देगा अगर आपको पहचानता ही नहीं है। तो पहले आपको गूगल पे अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करना पड़ेगा ऐसे, ताकि वो आपको पहचानना शुरू कर सके, ठीक है। अब ये रजिस्टर करते कैसे हैं, इसका पूरा का पूरा फ्लो मैंने नोट्स में दे रखा है, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको बताऊंगा। गूगल कंसोल पे जाओ, वहाँ पे एक एप्लीकेशन क्रिएट करो, वो आपको क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट देगा, वगैरह वगैरह। वो कुछ स्टेप्स हैं, 4-5 स्टेप्स हैं, बहुत इजी, वो मैंने नोट्स में दे रखे हैं। अगर आपने वो स्टेप्स फॉलो किए तो आपको फाइनली 2 चीज़ें मिलेगी, एक आपको मिलेगी क्लाइंट आईडी और एक आपको मिलेगा क्लाइंट सीक्रेट, राइट। क्लाइंट याद है हमने बात की थी कि जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो गूगल को तो आपको क्लाइंट आईडी भी भेजनी पड़ती है ना, तो वही क्लाइंट आईडी है ये, और क्लाइंट सीक्रेट आपका सीक्रेट होता है, इसको स्टोर करके रखना होता है सेफली। तो ये दोनों हम डिस्कस करेंगे, पर ये दोनों चीज़ें आपको गूगल से मिल जाएगी, ठीक है। आप एक बार नोट्स पे जाके देख सकते हो कैसे मिलेगी। एक बार ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, अब हम अपने कोड में इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको एक बार पूरा फ्लो बताऊँ ना कि हम अपने कोड में करने क्या वाले हैं, तो आप ऐसे ही देख सकते हो। हम यूजर को ऑथेंटिकेट करवाएंगे यूजिंग गूगल, तो मैं कहूंगा गूगल ऑथेंटिकेट यूजर। तो इस एप्लीकेशन में हम बस गूगल ऑथेंटिकेशन रखेंगे। नॉर्मल ऑथेंटिकेशन तो आपने देख ही लिया था हमारे लास्ट वीडियोस में। अगर आप चाहो तो दोनों को एक साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हो कि वो नॉर्मल लॉगिन भी कर पाए या गूगल के थ्रू भी लॉगिन कर पाए, ठीक है। तो गूगल ऑथेंटिकेट करेगा यूजर को, और ऑथेंटिकेट करके हमें क्या देगा, हमें एक टोकन ला करके दे देगा कि भाई मैंने यूजर को ऑथेंटिकेट कर लिया है, ये रहा उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। लिख सकते हैं स्प्रिंग रिसीव्स टोकन। कौन सा टोकन आपको पता है, अगर कोई ऑथेंटिकेट करता है तो हमें आईडी टोकन मिलता है, ठीक है, जिसको हम OIDC भी बोलते हैं, OIDC, क्योंकि हमें ओपन आईडी टोकन कहते हैं इसको, तो मैं बोलता हूँ OIDC यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हमें। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमें OIDC यूजर मिला है, क्या इस यूजर को हम अपने डेटाबेस से जानते हैं, राइट। यानी कि क्या इस यूजर के बारे में हमारे पास पहले से कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी है। तो मैं लिख सकता हूँ डज दिस यूजर एग्जिस्ट आवर DB, कुछ ऐसे हम ये पूछ सकते हैं। अगर आंसर है हमारा यस तो बढ़िया है, उस यूजर को हमें बस अपडेट करना होगा, या फिर हम उसे सिंपली लोड कर सकते हैं मेमोरी से, है ना। और अगर हमारा आंसर है नो, कि हम उस यूजर को नहीं जानते, नो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस यूजर को क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्रिएट इन अवर DB, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का फ्लो हमारी एप्लीकेशन में रहने वाला है कि गूगल हमें ऑथेंटिकेट करके यूजर देगा, हम देखेंगे क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो बढ़िया उसे लोड कर देंगे, नहीं करता तो उसको क्रिएट कर लेंगे हमारे डेटाबेस में, ताकि अगली बार जब वो आए हम अपने डेटाबेस से ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन को फैच कर पाएं।
ओके तो अब चलते हैं अपने कोड में। सबसे पहले मैं जाता हूँ स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे एक नया प्रोजेक्ट बनाने। मैंने यहाँ पे लिखा है जावा और यहाँ पे हम लिख देते हैं इन डॉट स्ट्राइक्स। मेरा ग्रुप आईडी हो गया। आर्टिफैक्ट में लिख देते हैं ओ ऑथ डेमो, ठीक है, कुछ ऐसे। प्रॉपर्टीज जावा 21 और यहाँ पे हमें करनी है डिपेंडेंसी ऐड। सबसे पहले हम करते हैं ऑब्वियसली स्प्रिंग बूट वेब की, उसके बाद हम कर लेते हैं जेपीए की क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करवाएंगे। और अगर हम माई सीक्वल यूज़ कर रहे हैं तो उसका ड्राइवर भी यूज़ कर लेते हैं, माई सीक्वल ड्राइवर हो गया। ओके अब इस बार ना क्या हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी चाहिए, ये वाली सिक्योरिटी? नहीं, हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी की अलग से नहीं चाहिए। इनफैक्ट हमें चाहिए ओ ऑथ की डिपेंडेंसी। अगर आप ओ ऑथ लिखोगे तो ओ ऑथ टू क्लाइंट, ये वाली डिपेंडेंसी हमें चाहिए। ओ ऑथ टू रिसोर्स सर्वर मत करना क्योंकि हम यहाँ पे एज अ क्लाइंट एक्ट कर रहे हैं ना, हम किसी सर्वर से इंफॉर्मेशन ग्रैस्प करना चाहते हैं। ये ओ ऑथ टू रिसोर्स सर्वर उनके लिए कि अगर आप एक्ट करना चाहते हो एज अ रिसोर्स सर्वर, जिसका हमने एग्जाम्पल दिया था राइट, कैलेंडर एपीआई का। और ये है ऑथोराइजेशन सर्वर, अगर आप खुद ऑथोराइज करना चाहते हो, जो अभी हमने मान के चला है कि गूगल करेगा, है ना। अभी हमको चाहिए ओ ऑथ टू क्लाइंट, हमने ये ले लिया। और ओ ऑथ टू क्लाइंट काफ़ी है क्योंकि इसके अंदर खुद स्प्रिंग सिक्योरिटी के सारे फंडामेंटल्स हैं जो भी हमें चाहिए होंगे। और हमने किया जनरेट, हमें मिल गया एक जिप फाइल, हम इसको अपने इंटेलिजे पे ओपन कर लेंगे। ओके तो हमारी एप्लीकेशन इंटेलिजे पे लोड हो गई है। हम जाएंगे इसके pom.xml फाइल में, तो आप देख सकते हो हमारे पास ये सारी डिपेंडेंसीज हैं, स्टार्टर जेपीए, हमारे ओ ऑथ टू क्लाइंट की, वेब एमवीसी कनेक्टर की और इनके टेस्टिंग की वगैरह वगैरह, ठीक है। हमारी सारी डिपेंडेंसी लोड हो गई है। और अगर हम जाएंगे अपने अभी स्ट्रक्चर पे तो बस हमारे पास एक मेन एप्लीकेशन, यहाँ पे मेन हमारा कोड लिखा होगा राइट। सबसे पहले ना हम अपना यूज़र बनाते हैं, तो उसके लिए मैं एक पैकेज बनाता हूँ पहले, एंटिटी। हम इसको बहुत सिंपल रखेंगे, एंटिटी, और इसके अंदर मैं बनाता हूँ अपनी एक यूज़र क्लास राइट। तो इसको मैं बोलता हूँ लेट्स से यूज़र। ओके अब सबसे पहले इसको डिक्लेयर करते हैं हमारी एंटिटी है, और हम लॉम्बो को यूज़ करना चाहेंगे ताकि हम सारे गेटर सेटर जनरेट करते रहें, तो वो भी ऐड कर लेते हैं अपने pom.xml में सबसे पहले। ओके तो सबसे पहले मैं फटाफट अपनी लोम्बो की डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कुछ ऐसे। इसको करते हैं मेवन रीलोड। ओके लोम्बो रीलोड हो गया, बहुत बढ़िया। अब वापस अपने यूज़र पे चलते हैं, हमारा एंटिटी था, लेट्स से इसके पास होगी एक आईडी, तो मैं लिखता हूँ प्राइवेट लॉन्ग आईडी, और अगेन वही सारी चीज़ें, @id एनोटेशन, @जनरेटेड वैल्यू, सब हम बार कर चुके हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं स्ट्रेटेजी इक्वल टू जनरेटेड वैल्यू डॉट आइडेंटिटी। इसके अलावा यूज़र का नाम रख लेते हैं, तो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम जो हम स्टोर करवाना चाहेंगे डीबी में, तो आईडी हो गया, नेम हो गया। लेट्स से ईमेल भी रख लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, और लेट्स से प्रोवाइडर रखते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग प्रोवाइडर। प्रोवाइडर मतलब कौन ये इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करेगा, हमारे केस में गूगल हमारा प्रोवाइडर है, ठीक है। और हर प्रोवाइडर के पास ना एक सब्जेक्ट फील्ड होती है। मैंने आपको बताया ना कि जो JWT का जो वो हमें फॉर्मेट ला के देगा उसमें एक सब्जेक्ट फील्ड होगी। अगेन उसके बारे में देखेंगे। तो लेट्स से मैं उसको भी स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ प्रोवाइडर सब्जेक्ट, ठीक है। दैट्स इट, मुझे लगता है इतना काफ़ी है। और इसके गेटर सेटर रख लेते हैं, @गेटर रख लिया, @सेटर रख लिया, @नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर रख लिया, और @ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर रख लिया। या ऑल आर्क्स खुद से बनाते हैं क्योंकि मेरे को आईडी फील्ड नहीं चाहिए उसमें, ठीक है। तो नो आर्क्स का तो ठीक है, और यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं, जनरेट ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, आईडी छोड़ के बाकी सबका, दैट्स इट, ठीक है। बहुत बढ़िया, हमारा यूजर बन गया। अब आप ध्यान दो, हमने यहाँ पे पासवर्ड की फील्ड नहीं रखी हुई राइट। सिंपल सा रीजन है, पासवर्ड हम यहाँ स्टोर ही नहीं करेंगे, हम यूजर को लॉगिन करवा ही नहीं रहे। यूजर तो लॉगिन विद गूगल करके हमारे पास आ रहा है ना। हम मान के चल रहे हैं इस पर्टिकुलर पूरी एप्लीकेशन में हम सिर्फ साइन इन विद गूगल कर रहे हैं। आप चाहो तो दोनों को एक साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हो, पर अभी के लिए आप देखो हमने यहाँ पे पासवर्ड फील्ड नहीं रखी हुई। अब अगेन ये जो प्रोवाइडर सब्जेक्ट है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने कहा था ना कि जब गूगल हमें यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन देगा राइट, टोकन के फॉर्म में, और इस टोकन को जब हम डिकोड करेंगे तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी। हमें मिलेगा एक सब्जेक्ट की फील्ड, ये जनरली एक रैंडम स्ट्रिंग होती है ऐसे नंबर्स की राइट। इसके अलावा हमें मिलता है से नेम मिल जाएगा, लेट्स से ईमेल मिल जाएगा, यूज़र का ईमेल वगैरह वगैरह। अब ये जो सब्जेक्ट है ना जो हमें मिला है गूगल से, ये आइडेंटिफायर है उस यूज़र का, तो हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि इस आइडेंटिफायर से गूगल ने उसको आइडेंटिफाई किया था। कल को अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इस यूज़र की, तो ये आइडेंटिफायर हमारे पास स्टोर होगा डेटाबेस में, ठीक है। ओके अगर हमने यूज़र बनाया तो फटाफट इसकी रिपोजिटरी बना लेते हैं साथ में। तो मैं करूँगा न्यू पैकेज रिपोजिटरी, और यहाँ पे आपको पता है हम बनाएंगे एक न्यू जावा क्लास, लेट्स से यूज़र रेपोजिटरी, और ये हम एक इंटरफेस बनाते हैं, आपको पता है क्योंकि हम एक्सटेंड करते हैं JPA रेपोजिटरी को कुछ ऐसे। किसको मैनेज करना है, हमें मैनेज करना है यूज़र को, और उसका जो प्राइमरी की है उसका टाइप है लॉन्ग, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कौन सा मेथड देना चाहता हूँ।
अब यहाँ पे ना मुझे एक मेथड देना है जिसके बेसिस पे मैं एक यूजर को फेच करूंगा और वो होगा फाइंड बाय प्रोवाइडर एंड प्रोवाइडर सब्जेक्ट। तो बेसिकली प्रोवाइडर और प्रोवाइडर सब्जेक्ट के बेसिस पे मुझे एक यूजर ला के दो। प्रोवाइडर हमारा गूगल हो गया और प्रोवाइडर सब्जेक्ट मैंने कहा था वो रैंडम वैल्यू जो हमारा गूगल जनरेट करता है, बेसिकली आइडेंटिफायर। इन दोनों को मिला करके हमारे लिए एक यूजर यूनिक होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑप्शनल ऑफ, हमें क्या मिलेगा, हमें एक यूजर मिलेगा, यूजर। और मैं लिखता हूँ फाइंड बाय प्रोवाइडर, लेट्स से एंड प्रोवाइडर सब्जेक्ट, कुछ ऐसे सब्जेक्ट, ये वाला फाइंड बाय प्रोवाइडर एंड प्रोवाइडर सब्जेक्ट। ठीक है, अगेन हम इसको दो चीज़ें दे देंगे, हमें प्रोवाइडर देना पड़ेगा और प्रोवाइडर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। ओके, इसको सिर्फ डिक्लेयर कर देते हैं। ये फिंग आ गया, इसको फाइंड करना था, हाँ फाइंड बाय, तो फाइंड बाय प्रोवाइडर एंड प्रोवाइडर सब्जेक्ट, दैट्स इट, इतना काफ़ी हमारा यूजर रिपोजिटरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे पास करेंगे गूगल और मान लो हमने पास किया ये वाली आईडी, तो उसके बेसिस पे मुझे एक यूजर ला के देगा, ऑप्शनल ऑफ यूजर, कि अगर हमारे पास स्टोर होगा तो ला के देगा, नहीं तो नहीं ला के देगा, नल ला के दे देगा। ठीक है, हम इसकी एक सर्विस लेयर बनाते हैं। तो मैं लिखता हूँ लेट्स से न्यू पैकेज हैं अपना सर्विस पैकेज, और इस सर्विस पैकेज के अंदर जा करके एक फाइल रखते हैं यूजर सर्विस, कुछ ऐसे। अगेन यहाँ पे लिख देते हैं @सर्विस सर्विस, कुछ ऐसे। और आपको पता है यहाँ पे हमारे पास एक्सेस होगा किसका, हमारे यूजर रेपोजिटरी का। तो लिख देता हूँ प्राइवेट यूजर रेपोजिटरी यूजर रेपोजिटरी। और अगेन टाइम बचाने के लिए हम यहीं पे ऑटो वायर करके फील्ड इंजेक्शन कर देते हैं, विच इज नॉट रिकमेंडेड, हमें कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करना चाहिए बाय डिफॉल्ट, तो आप उसको आराम से चेंज कर सकते हो। और लेट्स से यहाँ पे भी एक मेथड रखते हैं यूजर को गेट करने का, तो पब्लिक यूजर हमें ला करके देगा ये वाला मेथड यूजर, लेट्स से रजिस्टर और अपडेट। अगेन ये मेथड मैंने क्यों बनाया, अब देखो मैंने फ्लो में डिस्कस किया था कि हम क्या करने वाले हैं, हम गूगल को बोलेंगे कि ऑथेंटिकेट कर यूजर को, और गूगल हमें उस ओआईडीसी यूजर को लाके देगा, ओआईडीसी मतलब ऑथेंटिकेटेड यूजर, और वो हमारे स्प्रिंग को रिसीव हो जाएगा। अब हम डेटाबेस से पूछेंगे कि क्या यूजर हमारे पास एग्जिस्ट करता था। अभी डेटाबेस से पूछने का मतलब पहले हम सर्विस लेयर से पूछेंगे, है ना। तो मैंने इसका मेथड क्या रखा हुआ है, रजिस्टर और अपडेट, क्योंकि अगर एग्जिस्ट नहीं करता था तो हम उसको रजिस्टर करेंगे, और अगर एग्जिस्ट करता था तो हम बस उसको अपडेट करेंगे। तो एक ही फंक्शन में सब कुछ हो जाएगा, रजिस्टर और अपडेट। और हम ये किसके बेसिस पे लेके आएंगे यूजर को, अगेन सेम हमें मिलेगा स्ट्रिंग प्रोवाइडर, भाई ये होगा ऑब्वियसली गूगल, हम गूगल के बेसिस पे प्रोवाइडर ला रहे हैं, राइट। इसके अलावा हमारा जो ऑथेंटिकेशन सर्वर है वो हमें एक ओआईडीसी यूजर लाके देता है। इसी के लिए स्प्रिंग बूट में अपने आप एक क्लास बनी हुई है जिसका नाम है OIDC यूजर। ये देखो OIDC यूजर, ये हमें वो खुद से लाके दे देगा। उसका मैं नाम रख लेता हूँ शॉर्ट में OIDC यूजर, कुछ ऐसे। तो एक बार ऑथेंटिकेशन हो गया तो हमें मिल जाएगा। अगेन सारी चीज़ें बॉयलर प्लेट कोड है जो आपको समझनी है, क्योंकि काम अंदर से जो होता है वो मेन इंपॉर्टेंट काम है, ये मेथड तो हमेशा सेम रहने वाले हैं। ओके, अब इस OIDC यूजर से ना हमें क्या करना है, अपने रिपोजिटरी का कौन सा मेथड कॉल करना है, ये वाला फाइंड बाय प्रोवाइडर एंड प्रोवाइडर सब्जेक्ट। तो मुझे प्रोवाइडर सब्जेक्ट फेच करना पड़ेगा सबसे पहले, राइट। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, मुझे चाहिए प्रोवाइडर सब्जेक्ट, और वो मुझे कैसे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा इस OIDC यूजर का सब्जेक्ट, ये रहा। तो जैसे ही मैं गेट सब्जेक्ट करूंगा मुझे प्रोवाइडर सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और फिर मैं कॉल कर दूंगा अपनी API को, तो ऑप्शनल ऑफ यूजर मुझे रिटर्न होगा, ऑप्शनल ऑफ यूजर, इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। लेट्स से मैं बोलूँगा एग्जिस्टिंग यूजर अगर है तो, और वो हमें कैसे मिलेगा आपको पता है, मैं बोलूँगा अपनी रेपोजिटरी को, तो यूजर रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय प्रोवाइडर एंड प्रोवाइडर सब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से। इसको नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं, और यहाँ पे आपको पता है मैं दे दूंगा प्रोवाइडर जो भी मेरा आ रहा था, और मैं दे दूंगा प्रोवाइडर सब्जेक्ट, कुछ ऐसे। इसको करते हैं बंद। ये मुझे एग्जिस्टिंग यूजर मिल गया। अब ऑप्शन में मिला है तो हो सकता है ना हो, मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा इफ एग्जिस्टिंग यूजर डॉट गेट, अगर इन्फॉर्मेशन यूजर की है, डॉट गेट नहीं सॉरी, इज प्रेजेंट होगा, इज प्रेजेंट है ना, एग्जिस्टिंग यूजर डॉट इज प्रेजेंट। अगर होगा तो हम यूजर को फेच कर लेते हैं, तो यूजर इक्वल टू एग्जिस्टिंग यूजर डॉट गेट, हमें यूजर मिल जाएगा। और जो भी यूज़र हमें मिला है जो हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी मौजूद था, मतलब हम इस फ्लो की बात कर रहे हैं कि डेटाबेस में है, उसने कहा येस है, तो हम उसको लोड करना है, राइट। तो हम इसको लोड करेंगे, हमने यूज़र को लोड कर लिए इस यूज़र के वाले ऑब्जेक्ट में, और उसके नेम को सेट कर देंगे। तो यूज़र डॉट सेट नेम, जो भी तेरा नेम है, लेट से जो भी हमें OIDC यूज़र में नेम मिलता होगा, तो हम उसको ऐसा कर सकते हैं कि OIDC यूज़र डॉट गेट नेम, या फिर इसके अलावा हमारे पास जो बेटर मेथड है वो है डॉट गेट क्लेम एज स्ट्रिंग, और हम यहाँ पे पास कर देंगे नेम, कि हमें नेम की फील्ड चाहिए, ठीक है ऐसे। और ऐसे ही हम कर देंगे यूज़र डॉट सेट ईमेल
सेम OIDC यूज़र डॉट गेट क्लेम स्ट्रिंग और यहाँ पे ईमेल पास कर देंगे, ईमेल, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है, नेम और ईमेल, ठीक है। और यहीं से यूज़र को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न यूज़र। और यूज़र को रिटर्न क्या करेंगे, अपने कंट्रोलर लेयर पे जो अभी तक हमने बनाया नहीं है, राइट। तो एक तरह से हमने ऑथेंटिकेट करवाया, हमने हमें OIDC यूज़र मिला, हमें पूछा क्या पहले से है, उसने कहा है, तो हमने वही लोड करके अपने कंट्रोलर को दे दिया। अगर ऐसा नहीं है तो हम एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ यूज़र न्यू यूज़र इक्वल टू लेट्स से न्यू यूज़र, और हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे उसके। तो कंस्ट्रक्टर में उसको नेम चाहिए होता है। अगर हम कंस्ट्रक्टर में जाके देखें, ठीक है, तो नेम, ईमेल, प्रोवाइडर और प्रोवाइडर सब्जेक्ट, ये चारों चीज़ें चाहिए। तो नेम की जगह हमने ये दे दिया। एक काम करते हैं, इसको एज अ नेम स्टोर ही करा लेते हैं कहीं ऊपर, है ना, ताकि बार बार हमें फेच ना करना पड़े। तो स्ट्रिंग हो गया नेम। ऐसे ही हम ईमेल भी स्टोर करवा लेते हैं, ईमेल कुछ ऐसे, और यहाँ पे नेम और ईमेल ही दे देते हैं, नेम और ईमेल कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने नेम भेज दिया, ईमेल भेज दिया। इसके अलावा हमें क्या भेजना है, हमें भेजना है प्रोवाइडर और प्रोवाइडर सब्जेक्ट, प्रोवाइडर और प्रोवाइडर सब्जेक्ट भी भेज दिया। इस तरीके से हमारा यूज़र क्रिएट हो गया होगा। इसको ले आते हैं न्यू लाइन पे ताकि यूज़र सही से दिखे, और फिर रिटर्न कर देंगे जो भी हमें, पहले कॉल कर देते हैं अपने यूज़र रिपोजिटरी को, यूज़र रिपोजिटरी का सेव मेथड न्यू यूज़र देके, और वो जो यूज़र रिटर्न करेगा उसी को हम अपने कंट्रोलर लेयर पे रिटर्न कर देंगे, कुछ ऐसे। न्यू यूज़र, ऑल नहीं, हम यहाँ पे सेव करेंगे, सेव, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो गया रजिस्टर और अपडेट का, बहुत सिंपल सा कोड है। यहाँ पे इसको टर्मिनेट नहीं किया मैंने, है ना। हमने प्रोवाइडर सब्जेक्ट निकाला, OIDC यूजर से नेम और ईमेल निकाला, एग्जिस्टिंग यूजर हमने निकाला पहले अपने डेटाबेस से फेच करके ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडर एंड प्रोवाइडर सब्जेक्ट। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो बढ़िया, उसको रिटर्न करवा दिया। एग्जिस्ट नहीं करता तो नया क्रिएट कर लिया मैंने। यहाँ पे कोई DTO नहीं बनाया, आप चाहे तो बना सकते हो, पर अभी मैं एंटिटी के साथ ही काम कर रहा हूँ। ओके, अब हमें ना अपनी एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लास बनानी है। देखो, स्प्रिंग को ऑलरेडी पता है कि गूगल से इंटरेक्ट कैसे करना है, हमें वो सब नहीं छेड़ना है ना, वो उसको पता है। हमें बस समझना था कि अंदर से काम होता कैसे इंटरेक्शन का। स्प्रिंग बूट को अपने आप सब कुछ पता है, हमें बस उस क्लास को इंप्लीमेंट करना होता है। तो हम चलते हैं अपनी सर्विस लेयर पे और बनाते हैं अपनी कस्टम OIDC क्लास, OIDC यूजर सर्विस, कुछ ऐसे। अगेन ये पूरा कोड दोबारा से बॉयलर प्लेट रहने वाला है, ये इंप्लीमेंट्स करेगी कुछ क्लासेस को। मैं लिख देता हूँ कुछ इंटरफेसेस को, तो मैं लिख देता हूँ OAuth से पहले OAuth टू यूजर सर्विस को, कुछ ये वाली क्लास को। अगेन ये जेनरिक्स का यूज करती है और दो चीजें लेती है, ठीक है। एक तो R एक्सटेंड्स OAuth टू यूजर रिक्वेस्ट और एक OAuth टू यूजर, ठीक है। हम यहाँ पे देंगे एक और क्लास OIDC यूजर रिक्वेस्ट की, ये वाली, और एक देंगे OIDC यूजर कुछ ये, ठीक है। अगेन बहुत सारी बॉयलर प्लेट चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, जिसका काम है हमें बस उसको इंप्लीमेंट करना होता है। क्यों? ताकि हमारा स्प्रिंग बूट अंदर से सारी चीज़ें हैंडल करे। सेम हमने JWT में देखा था कि हमने उसका इंटरनल समझ तो लिया, पर हमें खुद से सिग्नेचर वेरीफाई नहीं करना पड़ता, सिग्नेचर को करना नहीं पड़ता, वो सारा काम अंदर से हो जाता है। सेम यहाँ पे भी हमें मैनुअली गूगल के ऑथेंटिकेशन एंड पॉइंट को कॉल नहीं करना पड़ेगा और हम उसको टोकन लेके आएंगे। सारा काम अंदर से, पूरा फ्लो हमारा स्प्रिंग बूट हैंडल करेगा। हमें बस कुछ क्लासेस इंप्लीमेंट करनी होती है। अभी तक तो हमने सिर्फ अपनी क्लासेस बनाई थी, यूजर सर्विस, यूजर रेपोजिटरी और कंट्रोलर अभी तक हमने नहीं बनाया, वो भी बना देंगे। लेकिन अब हम एक कस्टम OIDC यूजर सर्विस बना रहे हैं ताकि हमें एक OIDC यूजर मिल सके। बेसिकली ये वाले जो सर्विस लेयर है, इसका काम क्या है? इसका काम वही सब है जो अभी तक हमने डिस्कस किया था कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रीडायरेक्ट कर पाएगा हमारे गूगल के पास। वहां पे यूजर अपना कंसेंट वगैरह जो भी है भरेगा और हमें गूगल एक ऑथोराइजेशन कोड ला के देगा। उस ऑथोराइजेशन कोड के बेसिस पे हम उसकी ऑथेंटिकेशन API कॉल करेंगे, जिसके लिए हमें एक टोकन मिल जाएगा, राइट। जिससे हमें ओपन ID टोकन मिल गया, जिसको हम OIDC बोलते हैं, और उस टोकन से हम एक यूजर को जनरेट करेंगे जिसको हम OIDC यूजर कहते हैं, राइट। तो बेसिकली हमारा ये वाला पूरा काम मैनेज करेगा स्प्रिंग बूट अंदर से खुद से, ठीक है, ओके। अब ये काम कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमें एक डेलीगेट करना है, तो मैं लिखता हूं प्राइवेट फाइनल OIDC यूजर सर्विस को, यूजर सर्विस को ये वाला, लेट्स इसको OIDC यूजर सर्विस बोलते हैं। और अपनी खुद की सर्विस जो हमने बना रखी है, तो प्राइवेट फाइनल अपनी यूजर सर्विस, तो यूजर सर्विस अपनी वाली ये वाली, और यूजर सर्विस कुछ ऐसे। इसको ऑटो वायर कर देते हैं, इसको हम ऑटो वायर कर देते हैं दोबारा से, ऑटो वायर, ठीक है।
और इसको ऑटोवायर करने की जरूरत नहीं है, इसको तो हम सीधा लिख सकते हैं न्यू OIDC यूजर सर्विस, हार्ड कोड कर देते हैं क्योंकि ये और कहीं यूज नहीं होगा, तो ऐसे मैं इसको हार्ड कोड कर दिया। अब ये मैंने क्या कहा, OAuth टू यूजर सर्विस खुद एक इंटरफेस है, हम अपने कस्टम OIDC यूजर सर्विस से उसके मेथड को ओवरराइड करना चाहते हैं। अगर हम इस इंटरफेस के अंदर जाएं तो हमें एक ही मेथड दिखेगा, लोड यूजर। इसका काम है यूजर को लोड करके लेके आओ। अब यूजर को लोड करके हम कैसे लेके आएंगे, मेमोरी से लेके आएंगे। क्या यूजर हमने स्टोर किया है, बिल्कुल किया है ना। तो हम इसके मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंप्लीमेंट मेथड, एक ही मेथड है तो वो इंप्लीमेंट हो गया, बढ़िया। अब यहाँ पे मैं फील्ड इंजेक्शन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे फाइनल नहीं लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटो वायर होता है ये, ठीक है। और मैंने इसको सर्विस नहीं बनाया तो @सर्विस कर देते हैं इसको, ठीक है। अब हमारा कोड बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं आ रहा। इसको हम मल्टीपल लाइन में कर लेते हैं, लोड यूजर को और इसके थ्रोज एक्सेप्शन को भी कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी बस रिटर्न ना लिखा हुआ है, इसको हटाते हैं और हम यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करेंगे। मैं चाहता हूं कि स्प्रिंग पूरा OIDC वर्क खुद से करे, तो लेट्स स्प्रिंग डू द रियल OIDC वर्क, ठीक है। कैसे, देखो आप देखो, यूजर सर्विस ये जो मैंने खुद की बनाई थी, ये किस पे काम कर रही थी। इसको एक प्रोवाइडर मिलता था जो तो हमेशा गूगल रहेगा, मैंने बताया था ना गूगल प्रोवाइडर है हमारा, और इसको एक मिलता था OIDC यूजर। पर इसको ये OIDC यूजर ला के कौन देगा, इसको OIDC यूजर ला के देगा हमारा यहाँ कस्टम OIDC यूजर सर्विस। कैसे, यहाँ से देखो, मुझे चाहिए एक OIDC यूजर, राइट, का मैं नाम रखता हूँ OIDC यूजर। तो मैं लिखता हूँ ये जो हमारी OIDC यूजर सर्विस है जो हमें ला के देती है डॉट लोड यूजर, ठीक है। तो मैंने OIDC यूजर सर्विस को बोला कि भाई यूजर को लोड करके लेके आओ। अगेन ये स्प्रिंग बूट की अपनी API है और मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा यूजर रिक्वेस्ट को। इस लोड यूजर के मेथड में उसने एज अ पैरामीटर पास किया हुआ है यूजर रिक्वेस्ट को, जो ऑफ टाइप है OIDC यूजर रिक्वेस्ट। अगेन ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क अंदर से खुद से क्रिएट करता है, हमें बस इसको पास करना है यहाँ पे, ठीक है। और मैं मान के चलता हूं ये मेथड कॉल करते ही हमें एक OIDC यूजर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, स्प्रिंग फ्रेमवर्क उसे अंदर से मैनेज कर लेगा, वो अंदर से खुद रीडायरेक्ट करेगा, है ना। खुद उसके लिए जब गूगल ऑथेंटिकेट कर लेगा तो हमें जो ऑथराइजेशन कोड देगा उस कोड के बेसिस पे अगेन उसकी टोकन API को कॉल करेगा और उस बेसिस पे वो हमें एक ओपन ID टोकन ला के देगा, राइट। तो ये सब काम हो जाएगा, उस टोकन से हम उस यूजर को जनरेट कर लेंगे और हमें एक अपना OIDC यूजर मिल जाएगा, ठीक है। अभी तक हम बोले जा रहे थे प्रोवाइडर तो हमारा गूगल होगा, है ना, पर उसको हम हार्ड कोड नहीं करेंगे, हम वो भी निकाल लेंगे। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग प्रोवाइडर इक्वल टू, कैसे मिल सकता है हमें, अगेन हमें करना पड़ेगा यूजर रिक्वेस्ट का यूज डॉट क्लाइंट रजिस्ट्रेशन, जो भी क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन है डॉट गेट रजिस्ट्रेशन ID। ये करते ही आप मान सकते हो हमें मिल जाएगा मेरा प्रोवाइडर जिसका नाम होगा ऑब्वियसली गूगल। तो इसको ऐसे बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें प्रोवाइडर भी मिल गया, OIDC यूजर भी मिल गया। अब हमारा एक ही काम रह गया, अपनी खुद की सर्विस को जो हमने ऑटो वायर कर रखी है यूजर सर्विस, उसका रजिस्टर और अपडेट यूजर कॉल करना, बेसिकली ये वाला मेथड, राइट। तो वो भी हम फटाफट कर देते हैं। हम जाएंगे यहाँ पे, हम कहेंगे जो हमारी यूजर सर्विस है उसका कॉल कर दो रजिस्टर और अपडेट मेथड। ये भी दो चीज़ें लेता है, प्रोवाइडर और OIDC यूजर। यही तो आपने अभी तक निकाला था बैठ के, है ना। तो आपने दे दिया प्रोवाइडर और OIDC यूजर, राइट। इसी दोनों पे इसको काम करना होता है और ये दोनों आपने इसको लाके दे दिए। अब आपको समझ आया ये दोनों लाके दे कौन रहा है, ये हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क खुद से सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है अंदर से, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा। हमें बस इसके इंटरनल्स को समझना था कि काम होता कैसे है, सारा रीडायरेक्शन, उसके बाद जो हमें कोड मिलेगा उस कोड से टोकन के लिए API कॉल करना, और इनफैक्ट जो हमारा वेरीफायर कोड और वेरीफायर चैलेंज था वो जनरेट करना, सारा काम लोड यूजर अंदर से खुद से करेगा। हमें बस इस मेथड को कॉल करना था, दैट्स इट, राइट। और फाइनली हम यहाँ से रिटर्न कर लेंगे OIDC यूजर को, तो रिटर्न OIDC यूजर, दैट्स इट, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप भी OIDC यूजर है तो हमने वो रिटर्न करवा लिया। अब आप अगर स्प्रिंग बूट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे ना तो उसमें इसी पैटर्न को सजेस्ट किया जाता है। वो कहेगा आपको कि आप एक ऐसे कस्टम OIDC सर्विस क्लास बनाओ, उसके लोड यूजर को बेसिकली ओवरराइड करो, और कैसे करो, इसी तरीके से करो, है ना। आप मेथड को कॉल कर दो, प्रोवाइडर निकालो और अपनी खुद की सर्विस लेयर पे उसको डेलीगेट कर दो, राइट। तो बेसिकली ये जो OIDC यूजर है और ये जो प्रोवाइडर है, इस पर जो भी काम करना है अपनी खुद की एक अलग सर्विस लेयर बनाओ, उस पर करो जो हमने यूजर सर्विस बना रखी है। पर एक कस्टम सर्विस क्लास बनाना, ये काम परफॉर्म करने के लिए ये ऑफिशियल स्प्रिंग बूट का डॉक्यूमेंटेशन कहता है। तो ये बॉयलर प्लेट कोड है जो आपको करना ही पड़ेगा हमेशा। और ये जो लाइन है, ये वाली मैंने कहा था ना, ये लाइन सब कुछ अंदर से वो चीजें करती है जिसका आर्किटेक्चर अभी तक हम अपने एक्सकेलीड्रॉ में समझ रहे थे, राइट। तो हमें ऑथराइजेशन कोड मिला, उस ऑथराइजेशन कोड को हमने लिया और हमने क्या किया, हमने गूगल का टोकन API कॉल किया ताकि हमें वो एक ओपन ID टोकन लाके दे सके। उस टोकन के बेसिस पे हमने एक जनरेट किया यूजर को जिसको हमने बोला OIDC यूजर, राइट। तो बेसिकली आप ऐसे मान सकते हो कि हमें ये जो टोकन मिला
तो हमें ये जो टोकन मिला, इस टोकन से हमने ये जनरेट किया जिसको हमने क्या बोला, OIDC यूजर। ये सारा काम बैकएंड पे हो चुका है, स्प्रिंग ने हमारे लिए कर दिया है। हमारा सारा ऑलरेडी काम हो चुका है, हमें बस एक चीज़ और करनी है, हमें बनाना है अपनी सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। तो एक बार कॉन्फ़िग पैकेज को बना लेते हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्फ़िग रखते हैं। जो आपको पता होता है हमें चाहिए होता है सिक्योरिटी कॉन्फ़िग कुछ बीन्स बनाने के लिए। ओके, और इसको लिखते हैं @configuration क्लास, और यहाँ पे हम बनाते हैं एक बीन अपने सिक्योरिटी फिल्टर चेन का। राइट, ये हमने पहले भी बनाया हुआ है तो वो वैसे ही रहेगा। पब्लिक हम रिटर्न क्या करेंगे, सिक्योरिटी फिल्टर चेन का एक बीन। लेट्स से सिक्योरिटी फिल्टर चेन, नाम सेम रखते हैं। और आपको पता है इसके अंदर हम क्या क्या ले सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स में। तो सबसे पहले HTTP सिक्योरिटी ले लेते हैं, HTTP सिक्योरिटी। और उसके अलावा मैं अपना कस्टम OIDC यूजर सर्विस भी लूंगा जो मैंने बनाई है, वो कस्टम OIDC यूजर सर्विस, दैट्स इट। ठीक है, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ऐसे ले चलते हैं। हाँ, अगेन सेम फॉर्मेट रहेगा, आपको पता है HTTP सिक्योरिटी डॉट। हम यहाँ पे सारे के सारे सिक्योरिटी चेन्स जो बनाने वाले हैं, फिल्टर चेन बनाने वाले हैं, उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले लेट्स से ऑथोराइज HTTP रिक्वेस्ट। कौन सी रिक्वेस्ट को ऑथोराइज करना है, सो लेट्स से फॉर एवरी रिक्वेस्ट ऑथ, मैं कहता हूँ ऑथ डॉट रिक्वेस्ट मैचर्स। ठीक है, हमें किससे रिक्वेस्ट मैच करनी है, अगेन इसको अलग लाइन पे ले चलते हैं, और रिक्वेस्ट मैचर स्लैश डॉट परमिट ऑल। तो बेसिकली जो भी स्लैश से शुरू होता है उनको परमिट कर दो, है ना। ये हम अपना होम URL रख सकते हैं जो विदाउट ऑथेंटिकेशन चल जाएगा। इसके अलावा डॉट एनी रिक्वेस्ट अगर आती है उसको कर दो ऑथेंटिकेटेड, बाकी सारी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड है, सिंपल है ना, ताकि एक URL हम खाली रख पाए और बाकी सबको ऑथेंटिकेट कर दें। ये आपको पता है हम सेम करते आए हैं। ओके, इसको करते हैं हम बंद और लिखते हैं डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा OAuth2 लॉगिन, दैट्स इट। अगेन सारा बॉयलर प्लेट है। पहले हम बताएंगे कि हमें कौन कौन से एंड पॉइंट को अलाउ करना है, कौन से को नहीं करना। तो मैंने कहा सिर्फ स्लैश को परमिट करना, बाकी सबको ऑथेंटिकेट करना। और ये वाला कोड अगेन बॉयलर प्लेट सेम रहने वाला है OAuth2 लॉगिन के लिए। हम बस क्या कहते हैं कि इस कस्टम OIDC यूजर सर्विस को यूज़ करना, राइट, ऑथेंटिकेशन के लिए, ऑथोराइजेशन के लिए, जो बेसिकली स्प्रिंग बूट खुद से कॉल करेगा। हमने बस यहाँ पे बना दिया और क्लास को पास कर दिया। उसके अलावा हमने कहा डिफॉल्ट सक्सेसफुल URL क्या होगा, हमारा प्रोफाइल URL, और हमेशा इसको यूज़ करना। ये एंड पॉइंट बस हमें बनाना पड़ेगा। अभी तक आप सोचो, हमने अपना रिक्वेस्ट URI की हमें वापस से गूगल कहाँ रिक्वेस्ट करेगा, कहाँ से रीडायरेक्ट करेगा, वो सब हमने नहीं बनाया, राइट। पर वो सब बनाने की जरूरत नहीं है, गूगल उसे, स्प्रिंग बूट उसे खुद से मैनेज करता है अंदर से। अब बस बची हुई अपनी बनाते हैं कंट्रोलर लेयर, जो कि हमने अभी तक नहीं बनाई। तो न्यू पैकेज कंट्रोलर, और यहाँ पे हम बना सकते हैं लेट्स से यूजर कंट्रोलर। अगेन बाकी सारी चीज़ें सेम है। ये हमारा रेस्ट कंट्रोलर है, यहाँ पे आ जाएगी इसकी रिक्वेस्ट मैपिंग, रेस्ट कंट्रोलर नहीं, रिक्वेस्ट मैपिंग। या फिर एक काम करते हैं, मेथड वाइज ही रख लेंगे, तो यहाँ पे अलग से रिक्वेस्ट मैपिंग रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक स्लैश का एंड पॉइंट रखा ही हुआ है। सबसे पहले हम ऑटो वायर कर लेते हैं अपने यूज़र सर्विस को। तो लेट्स से यूज़र सर्विस कुछ ऐसे, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ ऑटो वायर, जो नहीं लिखना चाहिए था, टाइम बचा रहा हूँ बस। और एक पब्लिक स्ट्रिंग होम का एंड पॉइंट बना लेते हैं, जो मैंने डिस्कस किया था ना, खुला रहेगा होम। और ये होगा लेट्स से हमारा @get मैपिंग, और इसकी मैपिंग होगी स्लैश, राइट। पब्लिक की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। अब इस स्लैश वाला एंड पॉइंट आपको पता है ओपन एंड पॉइंट है, तो इसको ओपन रखेंगे, और यहाँ से मैं सिंपली कुछ रिटर्न कर लूँगा, लेट्स से रिटर्न, और यहाँ पे हम लिख देंगे पब्लिक होम, दैट्स इट। ये हमारा होम है। इनफैक्ट एक अच्छी सी स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं ताकि हमें ज़्यादा बेटर चीज़ समझ आ जाए, यही हमें सब कुछ बता दे। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ लेट्स से कुछ ऐसे, एक स्ट्रिंग बना के, तो रिटर्न पब्लिक होम। ये पब्लिक होम है, खुला हुआ है सारे एंड पॉइंट्स, तो ये वाला एंड पॉइंट ओपन है बेसिकली। और यहाँ पे लिख देते हैं लॉग इन यूजिंग, और अपना URL जिससे लॉग इन करना है, तो लोकल होस्ट 8080 स्लैश OAuth2 स्लैश ऑथोराइजेशन स्लैश गूगल, कुछ ये वाला, ठीक है, ओके। और अपना एक और एंड पॉइंट बना लेते हैं जो प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट होगा। तो पब्लिक लेट्स से स्ट्रिंग प्रोफाइल, ठीक है, जो यूज़र की प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन ला के देगा मान लेते हैं, और ये होगा @गेट मैपिंग ही रखते हैं इसको भी, गेट मैपिंग, और स्लैश प्रोफाइल इसका एंड पॉइंट होगा, ठीक है। तो स्लैश प्रोफाइल, तो जब भी हम स्लैश प्रोफाइल में जाएंगे हमें ऑथेंटिकेट करने को बोलेगा, क्योंकि ऑथेंटिकेटेड है, और जैसे हम गूगल से साइन इन करेंगे और वापस से हम इस पे आ जाएंगे। अब इसके साथ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं। मैं सिंपली स्क्रीन में कुछ प्रिंट कर सकता था, पर उससे बेटर है कि मैं पूरा का पूरा OIDC यूजर यहाँ पे फेच करके दिखाऊं, राइट। तो एक काम करते हैं, OIDC यूजर ले लेते हैं, OIDC यूजर इनपुट में। उसके लिए मुझे यहाँ पे एक एनोटेशन और लगानी पड़ेगी, @ऑथेंटिकेशन प्रिंसिपल, कुछ ये, ठीक है। अगेन मैं ये क्यों लगा रहा हूँ, मैं सिंपली क्या
यहाँ पे कुछ एक सिंपल लाइन प्रिंट नहीं कर सकता था कि भाई दिस इज द प्रोफाइल ऑफ यूज़र, बिल्कुल कर सकता था, पर मैं चाहता हूँ कि हम ये इन्फॉर्मेशन देखें कि इस OIDC यूज़र सर्विस में स्टोर क्या होता है, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, है ना। तो एक काम करता है, स्ट्रिंग नहीं, मैप ऑफ प्रॉपर एक स्ट्रिंग कॉमा ऑब्जेक्ट, ये रिटर्न करा लेते हैं, है ना। स्ट्रिंग क्यों? क्योंकि हमारी की हमेशा स्ट्रिंग में रहेगी और वैल्यूज तो हमारी कुछ भी हो सकती है, तो उसको मैंने सिंपली ऑब्जेक्ट क्लास में रख लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं ना सीधा अपनी यूजर सर्विस को बोल सकता हूँ कि मुझे एक यूजर की इन्फॉर्मेशन ला के दो। किस यूजर की? इस OIDC यूजर की। ये कौन सा यूजर है? जिसने हमारी वेबसाइट पे लॉग इन कर लिया है। तो बेसिकली पहले आप जैसी स्लैश प्रोफाइल पे जाओगे, आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा गूगल के पास, आप गूगल पे लॉग इन करोगे और गूगल उसके बाद हमें वापस रीडायरेक्ट करेगा, हमें एक ऑथराइजेशन कोड ला के देगा। उस ऑथराइजेशन कोड को हम यूज करेंगे आईडी टोकन लेने के लिए। एक बार हमें आईडी टोकन मिल गया, उस आईडी टोकन में आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी आपके बारे में। उस टोकन को जब हम डिकोड करेंगे, हमें मिलेगा आपका OIDC यूजर, और मैं चाहता हूं उसी OIDC यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन को मैं प्रिंट करूं, है ना। और स्लैश प्रोफाइल पे मैं उसी OIDC यूजर को लेके आ रहा हूं जो मेरा ऑथेंटिकेशन प्रिंसिपल का काम करता है, राइट। ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट आप इसे मान सकते हो, और उस यूजर की सारी डिटेल प्रिंट करना चाहता हूं, राइट। तो बेसिकली मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने सर्विस में, यूजर सर्विस में कॉल करना पड़ेगा कि इस सारी इन्फॉर्मेशन को लेके आओ इस OIDC यूजर की। उसके लिए मैंने अपनी सर्विस लेयर पे शायद ऐसा कुछ मेथड बनाया नहीं है, मैंने बस एक ही मेथड बनाया, रजिस्टर और अपडेट। ये तो रजिस्टर करने का काम करेगा, पर एक और मुझे यहाँ पे एंड पॉइंट बनाना चाहिए, पब्लिक ऑप्शनल ऑफ यूजर। ठीक है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो इसका नाम रख लेते हैं जैसे फाइंड बाय प्रोवाइडर एंड सब्जेक्ट, कुछ ऐसे। अब यहाँ पे प्रोवाइडर एंड सब्जेक्ट ले लेंगे, तो ले लेते हैं साथ साथ, मैंने यहाँ पे लिख लिया स्ट्रिंग प्रोवाइडर और ले लिया स्ट्रिंग सब्जेक्ट, कुछ ऐसे। इसको रखते हैं इस लाइन में, हाँ। और अपने यूजर रिपोजिटरी का ना सेम मेथड कॉल कर देंगे जो हमने बना रखा है, फाइंड बाय प्रोवाइडर एंड प्रोवाइडर सब्जेक्ट। वो हम यहाँ पे भी कॉल कर रहे थे, पर यहाँ पे हम यूजर को स्टोर और लोड करने काम भी कर रहे थे, मुझे डायरेक्टली वो नहीं करना, मुझे बस फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने प्रोवाइडर पास किया, स्पेलिंग गलत है, प्रोवाइडर के प्रोवाइडर करना चाहिए था, हाँ प्रोवाइडर। और मैंने यहाँ पे पास किया अपना सब्जेक्ट, दैट्स इट, और मेरा सारा काम हो गया। मैं मान के चलता हूँ, इसको करते हैं बंद और यहीं से इसे कर देते हैं रिटर्न, दैट्स इट। ओके, अब वापस से चलते हैं अपने यूजर कंट्रोलर पे, और यहाँ पे मैं यूजर सर्विस को करूंगा डॉट फाइंड बाय प्रोवाइडर एंड सब्जेक्ट। अब प्रोवाइडर मैं खुद दे दूंगा गूगल, क्योंकि गूगल ही प्रोवाइडर है, और सब्जेक्ट में दे दूंगा OIDC यूजर से फेच कर लो डॉट गेट सब्जेक्ट, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन तो उसको यहीं से मिल जाएगी। इसको सेकंड लाइन में कर लेते हैं कुछ ऐसे। अब इससे मुझे यूजर मिलेगा, यूजर नहीं मिलेगा, ऑप्शनल ऑफ यूजर मिलेगा, मुझे उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि डॉट और एल्स थ्रो, हाँ, ताकि एक्सेप्शन आ जाए, बाकी अगर वो यूजर ना मिले तो ठीक है। तो अगर यूजर ना मिले तो एक्सेप्शन आ जाए। अब यहाँ पे हमें यूजर मिल गया होगा, अब उसकी सारी डिटेल्स एक मैप में रखते हैं और उसको रिटर्न कर देते हैं। मैं बना लेता हूँ एक मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा ऑब्जेक्ट, जिसको मैं बोल सकता हूँ लेट्स से रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू लेट्स से हैश मैप, दैट्स इट। और इसमें हम पुट करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को। तो देखो मैंने सारी चीज़ें पुट कर दी। सबसे पहले मैंने इंटरनल यूज़र आईडी एक की बनाई, वो मुझे कहाँ से मिलेगी, जो भी मेरे यूज़र की आईडी थी। तो बेसिकली जो मेरी प्राइमरी की थी वो मैंने एज ए इंटरनल यूज़र आईडी कर ली, क्योंकि ये आईडी को मैं मैनेज करता हूँ इंटरनली, राइट, इसलिए मैंने इसको बोला इंटरनल यूज़र आईडी। सेम प्रोवाइडर मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, सब्जेक्ट मैंने स्टोर करके रखा है, ऑल्दो मैंने उसको OIDC यूजर से निकाला क्योंकि उसके पास भी वो सब्जेक्ट मौजूद है, राइट। अब कुछ चीज़ें OIDC यूजर पे होगी, कुछ मेरे पास होगी, मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, है ना। इसके अलावा नेम OIDC यूजर डॉट गेट क्लेम एज स्ट्रिंग नेम मैंने वहां से फेच किया, ईमेल भी मैंने वहां से फेच किया, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहां से फेच कर ली, और फाइनली मैंने रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया। यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, उसको हटा देते हैं। अब मैं जब इस एंड पॉइंट को रन करूंगा ना और मेरा ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, तो मुझे स्क्रीन पे एक्जैक्टली वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा यूजर का, जिसमें मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन होगी। मैं चाहता तो यहाँ पे सिंपल एक प्रोफाइल एंड पॉइंट बना के बस लिख देता दिस इज द यूजर प्रोफाइल, और मैं कहता देखो ऑथेंटिकेशन हो गया, पर हमें अंदर से पता ही नहीं चलता कि यूजर के पास, कि हमारे पास OIDC यूजर के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है गूगल से, राइट। ओके, अब बस हमें एक छोटा सा काम करना है, अपनी एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज पे चलना है, ये वाली फाइल पे, और कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना है, ठीक है। तो उसको फटाफट सेटअप कर देते हैं। तो ये देखो मैंने अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में कुछ वैल्यू सेट की हुई है, स्प्रिंग सिक्योरिटी OAuth टू क्लाइंट रजिस्ट्रेशन गूगल। तो मैंने गूगल की जो क्लाइंट आईडी है वो ऐसे सेट करते हैं, ये बहुत बड़ा नाम है। आप चाहो तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज की जगह एप्लीकेशन डॉट YAML भी यूज़ कर सकते हो, उसमें ये देखने में थोड़ा बेटर लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा नाम हो जाता है। अगर आप उसको ट्री वाइज देखोगे तो ज़्यादा बेटर दिखेगा। यहाँ पे आप अपनी क्लाइंट आईडी डालोगे, जो आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा गूगल पे, अगेन उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको नोट्स में दे दी हुई है। क्लाइंट सीक्रेट आप यहाँ डालोगे। स्कोप में मतलब हम क्या क्या एक्सेस करना चाहते हैं, तो ओपन ID, प्रोफाइल और ईमेल, ये 3
3 चीज़ें हमें चाहिए तो मैंने यहाँ पे डाल दी, और ये मेरे कुछ डेटाबेस के कॉन्फ़िग्स होगा, ये तो हमेशा हमें पता है, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड और डीडीएल ऑटो कमांड वगैरह वगैरह, ठीक है। इस स्टूडेंट डीबी को अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। पर हाँ, अब ये जो मेरी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट है ये मुझे डालने हैं और ये मैंने सेव करके रखे हुए हैं। अभी मैं आपको बस यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये ना जनरली इन्वायरमेंट वेरिएबल से आने चाहिए, पर क्योंकि अभी हमने खुद का इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं बनाया तो अभी हम इसको यहीं पे हार्ड कोड कर देते हैं। पर याद रखना, प्रॉपर्टी फाइल में कभी भी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मत डालना। क्लाइंट आईडी तो फिर भी एक बार के लिए चल सकती है, पर क्लाइंट सीक्रेट तो कभी भी नहीं। इनफैक्ट मैं खुद क्लाइंट सीक्रेट डाल के इस कोड को पुश नहीं करूंगा। जब मैं आपको नोट्स में इसको दूंगा गिटहब पे, मैं क्लाइंट सीक्रेट अपना हटा दूंगा, ठीक है। तो आप अपना खुद का क्लाइंट सीक्रेट यहाँ डाल सकते हो। अभी के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट डाल दिया। अब अपने कोड को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको डीबीवर में। आप देख रहे हो स्टूडेंट डीबी का मेरा जो टेबल है वो बिल्कुल खाली पड़ा है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करूंगा तो मेरी यूजर की एंटिटी वहां बन जानी चाहिए, ठीक है। एनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, हमें कोई एरर नहीं आया, देखो यूजर टेबल बन गया होगा। मैं डीबीवर में जाके रिफ्रेश करता हूँ अगर, तो बिल्कुल मेरा यूजर टेबल बन गया, आईडी, ईमेल, नेम, प्रोवाइडर और प्रोवाइडर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं, चलते हैं अपने पोस्टमैन में और यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट 8080 और आपको आज का एंड पॉइंट पता है। सबसे पहले हम जाएंगे स्लैश, जो हमारा ओपन एंड पॉइंट है, और मैं करूंगा सेंड। तो देखो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पब्लिक होम, लॉग इन यूजिंग ये, इस यूआरएल पे जाके लॉग इन करो। वट इफ मैं सीधा अपने ब्राउजर पे जाऊं और यहाँ पे लिखूं लोकल होस्ट 8080/प्रोफाइल, कुछ ऐसे, तो देखो क्या होगा। इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया google.com पे, राइट। और ये कह रहा है लॉग इन करो इस ईमेल आईडी में से। मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैं आदित्य.टंडन की ईमेल आईडी से लॉग इन करना चाहता हूँ। मैंने लॉग इन किया। इसने मुझसे पूछा साइन इन टू कोडर आर्मी OAuth डेमो, गूगल विल अलाउ कोडर आर्मी OAuth डेमो टू एक्सेस दिस इन्फॉर्मेशन। आपका नाम, नेम एंड प्रोफाइल पिक्चर, आपका ईमेल। मैं कह रहा हूँ कंटिन्यू, करने दो उसको। तो कंटिन्यू, और देखो फिर मैं वापस से प्रोफाइल पे रीडायरेक्ट हो गया और उसने मुझे मेरे प्रोफाइल की सारी इन्फॉर्मेशन लाके दे दी जो मैंने यहाँ पे प्रिंट की थी, प्रोवाइडर, सब्जेक्ट, नेम, इंटरनल यूजर आईडी, ईमेल वगैरह वगैरह, राइट। कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है, राइट। इंटरेस्टिंगली अब देखो, अब अगर मैं दोबारा से लिखता हूँ लोकल होस्ट 8080/प्रोफाइल, तो क्या मुझे दोबारा पूछेगा? आंसर है नहीं। इसने मुझे इस बार दोबारा नहीं पूछा और सीधा रिजल्ट दिखा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सेशन आईडी का यूज करता है। अगर मैं इसको प्रूफ दिखाऊं, मैं करूंगा इंस्पेक्ट परफॉर्मेंस नहीं, मेरी एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन के अंदर हम जाएंगे तो देखो जे सेशन आईडी, इसने एक सेशन आईडी मेरे लिए यहाँ मेंटेन करके रखी हुई है। तो अंदर से स्टेटफुल आर्किटेक्चर यूज करने लग जाता है एक बार इसने आपको ऑथेंटिकेट कर लिया तो, ठीक है। आप यहाँ पे JWT को इंटीग्रेट करके स्टेटलेस को भी बना सकते हो, ठीक है। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट अगर मैं खुद इस यूआरएल पे जाऊंगा ना तो मैं डायरेक्टली लॉग इन कर सकता हूँ। आप देखना, मैं इस यूआरएल पे गया और मेरा सीधा गूगल फॉर्म खुल जाएगा लॉगिन करने के लिए, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको पूरा का पूरा आर्किटेक्चर समझ आया होगा, चीजें काम कैसे करती हैं, पूरा का पूरा ऑथेंटिकेशन कैसे हो पाता है यूजिंग गूगल। आई वांट कि आप इसको प्रैक्टिस करो, इसमें JWT को भी इंटीग्रेट करो ताकि आप यूजर को 2 ऑप्शंस दो, या तो हमसे लॉगिन कर लो या फिर OAuth के थ्रू लॉगिन करो। लॉगिन का एंड पॉइंट अगर आप JWT के थ्रू करोगे तो खुद से दे देना /login का, नहीं तो इसका अपना एंड पॉइंट तो ये है ही, राइट। कौन सा एंड पॉइंट? ये वाला एंड पॉइंट, ये वाला 8080 OAuth टू ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन गूगल, राइट। इस एंड पॉइंट से आप गूगल के थ्रू ऑथेंटिकेट हो सकते हो, राइट। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।